चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अब हम जरा सा लास्ट क्लास के अंदर बेसिकली हम जो दो क्लासों से कर रहे हैं काम, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर कर रहे हैं। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मैंने ये आपको बताया कि अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाते हैं और आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाती है, तो आप अपने माइंड में जो कुछ सोच सकते हैं ना बनाने का, जो कुछ तस्वुर कर सकते हैं अपने माइंड में, वो सारे काम हो जाएंगे। वो सब काम हो जाएंगे जो सोच के देखिएगा। अपने माइंड को मुख्तलिफ डोमेन्स में सोच के देखिएगा। आप लॉयर की हैसियत से सोचिएगा, आप डॉक्टर की हैसियत से सोचिएगा, आप अकाउंटेंट की हैसियत से सोचिएगा, आप प्रोग्रामर की हैसियत से सोचिएगा, आप डेवलपर की हैसियत से सोचिएगा, आप डिजाइनर की हैसियत से सोचिएगा, आप टेलर की हैसियत से सोचिएगा, आप शेफ की हैसियत से सोचिएगा, आप आर्टिस्ट की हैसियत से सोचिएगा, आप वीडियोग्राफर की हैसियत से सोचिएगा, ब्लॉगर की हैसियत से सोचिएगा, ब्लॉगर के कितने नाम लूं। अनलिमिटेड अनलिमिटेड जो आपके माइंड में रोल आ सकते हैं ना, ये सारे रोल्स को कवर कर रहा है एलएलएम, यानी कि जनरेटिव एआई। ठीक है। यही सबसे बड़ा फायदा है जनरेटिव एआई का, कि जिसने इनोवेशन को फास्ट किया। अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई क्या फायदा है जनरेटिव एआई का और ये एआई का, आर्टिफिशियल का, तो मैं एक लफ्ज में बताऊंगा कि भाई इसने इनोवेशन को फास्ट कर दिया है। सीधी बात है। जो इनोवेशन शायद सालों में जाके होती है, वो महीनों में और दिनों में हो रही है, बल्कि दिनों और घंटों में हो रही है। अभी उसका आपको अमली मुजाहरा ये आपको बताएंगे। जब ये इतने कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करेंगे आपके सामने, आप खुद बोलेंगे, हैरान रह जाएंगे कि यार ये काम तो 10 दिन का था, ये काम तो महीने का था, ये कैसे एक सेकंड के अंदर हो रहा है। तो ये वो चीज है जो कि एलएलएम्स ने, जनरेटिव एआई ने हमारे लिए हमें करके दे दी है। हमने इस चीज को सीखना है। हमने इस चीज को सीखना है। अगर हम ये चीज सीख जाते हैं, अगर हम ये चीज सीख जाते हैं, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जो भी आपके माइंड में है, जो भी जब से आप पैदा हुए आप सोचते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो सब कुछ बन जाएगा। इसी के थ्रू बनेगा। चैट जीपीटी के थ्रू बनेगा। आपको किसी और एलएलएम की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है कि जेमिनाई की तरफ जा रहे हैं और क्लोड की तरफ जा रहे हैं और वो मिस्ट्राल की तरफ जा रहे हैं, नहीं। आप इसी तक महदूद रहें। तो इसी में ही आप इतनी चीजें बना लेंगे कि आपको खुद आप बोलेंगे कि आप बहुत प्रोडक्टिव हो गए हैं। ठीक है, बहुत इनोवेटिव हो गए हैं। उसने इनोवेशन को आसान किया है। तो शारून, हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने चेन ऑफ थॉट किया था। चेन ऑफ थॉट बेसिकली था मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड उसके अंदर साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें कि एलएलएम जो है, जो जनरेटिव एआई का मॉडल है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को रीजनिंग की बेस पे सॉल्व करके आपको दिखाता है। ठीक है। तो उसमें मैंने एक अर्थमेटिकल या अर्थमेटिक प्रॉब्लम भी दिया था, बल्कि एक मैंने हगिंग फेस का एक डेटा सेट आपसे शेयर कराया था, कि उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से कोई हजारों की तादाद में क्वेश्चंस थे, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स थे। तो आप में से किसी ने उसको ट्राई किया है? कोई बता सकता है उसने ट्राई किया वो हगिंग फेस का डेटा सेट? उसमें से जाके क्वेश्चंस को ट्राई किया है किसी ने, कि हाँ यार जरा सॉल्व करके देखें चैट जीपीटी कैसे सॉल्व कर रहा है। और उसमें मैंने आप लोगों को एक बहुत ही उसका कीवर्ड बताया था कि जब भी आपने चैट जीपीटी से लॉजिकल रीजनिंग करवानी होगी, मैथमेटिकल रीजनिंग करवानी होगी, उसकी चेन ऑफ थॉट को इन्वोक करना होगा, तो एक कीवर्ड लिखेंगे आप, दो तीन कीवर्ड लिखेंगे। उसका नाम क्या था, बता सकता है कोई? आवाज आ रही है सबको मेरी? जी जी सर, आवाज आ रही है आप। कोई बता सकता है? चैट में बता दे, चलें चैट में बता दें। क्या था वो जो कीवर्ड मैंने लिखा था सीओटी को इन्वोक करने के लिए, चेन ऑफ थॉट को? एनीवन? वाह, ग्रेट। वो था लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। आपने प्रॉब्लम देना है, प्रॉब्लम देने के बाद आपने लिखना है प्रॉब्लम के एंड में कि लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। ये वो वर्ड्स हैं, ये वो मैजिक वर्ड्स हैं, कि जिनके बाद जो है वो जो कोई भी एलएलएम हो, चाहे वो लामा का हो, चाहे मिस्ट्राल हो, चाहे क्लोड हो, चाहे जीपीटी हो, वो कोई भी एलएलएम हो, वो चेन ऑफ थॉट को इन्वोक कर देगा। चेन ऑफ थॉट का मतलब है स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपको सारे स्टेप्स मेंशन करेगा कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एलएलएम्स की, जनरेटिव एआई की, और ये जो हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं इनकी। ठीक है। तो खाली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आपको खाली वो जो उसने इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर की है उसी को समराइज करके नहीं बता रहा, बल्कि लॉजिकल रीजनिंग के साथ सॉल्व करके दिखा रहा है आपको, कि भाई ये रीजन है, ये मैं आंसर दे रहा हूं, मैं सोच रहा हूं एक इंसान की तरह, एक ब्रेन की तरह। ठीक है। तो आगे चल के आज बताएंगे कि अगर आप मल्टी ब्रेन सिस्टम बनाना चाहते हैं, मल्टी ब्रेन सिस्टम ये होगा कि मैं अगर 50 जहन ले लूं, मसनूई जहन, आर्टिफिशियल ब्रेन ले लूं,
उनको कंबाइन कर लो तो उनकी बताइएगा यूनाइट पावर कितनी हो जाएगी, और वो मल्टी डोमेन क्यों। ऐसे ब्रेन्स हो मेरे पास, ऐसे ब्रेन्स हो कि एक लॉयर का ब्रेन हो, एक अकाउंटेंट का ब्रेन हो, एक डॉक्टर का ब्रेन हो, एक प्रोग्रामर का ब्रेन हो, एक आर्टिस्ट का ब्रेन हो, एक, मतलब मैं ये ब्रेन सारे कलेक्ट कर लूं, तकरीबन 50 ब्रेन जमा कर लूं मैं, 50 ब्रेन्स, और उनको कंबाइन कर दूं उनकी पावर को। तो अगर मैं ह्यूमन उसमें देखूं तो अभी इंसान इस, जो हमारे मेडिकल साइंसेज है वो इस लेवल पे नहीं पहुंची कि वो इस तरह से ब्रेन्स को आपस में कनेक्ट कर सके, मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, मैंने ऐसा अभी तक कोई वाकया पढ़ा नहीं है मेडिकल साइंसेज में, ऐसी कोई मैंने इनोवेशन पढ़ी नहीं है मेडिकल साइंसेज में। अगर किसी का एक्सपीरियंस है और अगर किसी ने पढ़ी है तो जरूर शेयर करें। जहां तक मेरी नॉलेज है नहीं है ऐसा, लेकिन आर्टिफिशियली ये काम हो सकता है। आर्टिफिशियली ये काम हो सकता है कि हम इंटेलिजेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, एक कोलैबोरेटिव फॉर्म बना सकते हैं इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हमें नेचर ने सिखाई हैं, मॉडल मौजूद है दुनिया में, बिखरे पड़े हैं ये मॉडल इंटेलिजेंस के। ये अभी से नहीं है, हमने सोचा भी है, इंसानों ने सोचा भी है, मॉडल पहले ही बने हुए हैं। कभी आपने देखा है हनी बीज को, शहद की मक्खियों को देखा है कभी किस तरह से कोलैबोरेशन में काम करती हैं, और वो एक टास्क को अचीव कर रही होती हैं, बहुत बड़े इंसानियत की खिदमत कर रही होती है कि शहद बना रही होती है हमारे लिए। उसमें एक मलका मक्खी होती है, एक मजदूर मक्खी होती है, एक स्काउट होती है। ये सारा मॉडल पता है हमें, और ये साइंटिफिकली रिसर्च से साबित हुआ है कि नहीं यार, बहुत बहुत कोलैबोरेशन में काम करते हैं ये। इसी को नॉन इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, आप जी ये सर। देखें, कभी चूंटियों को देखा है आप लोगों ने, चूंटियों को देखा है, चूंटियों को देखें कभी, कभी वो, कभी उनको देखें, कभी वो ग़िज़ा को जब तलाश करती हैं, चूंटियां, आंट्स जो होती हैं, वो जब ग़िज़ा को तलाश करती हैं, कतार के अंदर जाती हैं और उस ग़िज़ा तक पहुंचती हैं, वो क्या होता है उनके अंदर, वो एक कोलैबोरेटिव फैशन होता है, और कोई चूंटी उस कतार को, उस रो को क्रॉस नहीं करती, वो उसी लाइन पे चलती चली जाती है। कभी अगर 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 कभी मुशाहिदे में आप लोगों के आए तो ये चीज नोट कीजिएगा, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि चूंटियां जो हैं वो अपनी बॉडी से केमिकल रिलीज करती हैं, जो जब उनको खुराक मिलती है ना डेस्टिनेशन पे, तो हर आने वाली चूंटी पिछले वाली चूंटी के लिए एक सिग्नल छोड़ के जाती है, और वो अपनी बॉडी से केमिकल रिलीज करती है, और तो वो लाइन जो होती है केमिकल की, जहां पर स्ट्रांग बन रही होती है, जहां पे कंसंट्रेशन केमिकल की ज्यादा होती है, वहीं पर चूंटियां चलना शुरू हो जाती हैं। तो वो हर आगे वाली चूंटी अपने पीछे वाली चूंटी की हेल्प कर रही होती है, और वो केमिकल अपनी बॉडी से रिलीज करती है, ताकि सारे लोग खाना खा लें। ये है वो कोलैबोरेशन का फायदा, ये है वो कोलैबोरेटिव अप्रोच का फायदा। तो यही सोच सोचते हुए ये हम सारे इंसान भी जो है, अगर इस तरह से कोलैबोरेशन में काम करें तो बड़े मसले हल कर सकते हैं। एनीवे, स्टार्ट करते हैं, चलें सर। थैंक यू। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, तो जैसे सर ने लास्ट जो क्लास हुई थी उसका पूरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, सो मेनली आज हम स्टार्ट करेंगे टेबुलर प्रॉम्प्टिंग से। ठीक है, तो व्हाट इज टेबुलर प्रॉम्प्टिंग, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेबुलर प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, अच्छा देखें, टेबुलर प्रॉम्प्टिंग से आपको क्या चीज जहन में हिट हो रही है। ठीक है, टेबुलर, टेबुलर के वर्ड से क्या चीज हिट हो रही है। प्रॉम्प्टिंग तो चले सेम ही एक वर्ड है जो हम पिछले दो क्लासेस से सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बट व्हाट इज टेबुलर। टेबुलर का मतलब है कि ऐसी प्रॉम्प्टिंग जिसके अंदर टेबल्स शामिल हों, या ऐसी प्रॉम्प्टिंग जिसके थ्रू हम टेबल्स को जनरेट कर सकें, दैट इज कॉल्ड टेबुलर प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, अच्छा यकीनन ये तो बिल्कुल इजी है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा टेबल्स क्या होते हैं। ठीक है, टेबल इज द कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रो। ठीक है, रॉ एंड कॉलम की जो एक मर्ज होता है, ठीक है, ये कलेक्शन होती है, उसको हम सिंपली टेबल कहते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, ठीक है, कि ये जो टेबुलर प्रॉम्प्टिंग है इसको हम क्यों सीखने जा रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा कि जब हम डेटा के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, इवन के आप कहीं पर भी चले जाएं, ठीक है, इस टाइम दुनिया में डेटा की ही वैल्यू है। ठीक है, जैसे सर यासिर कहते हैं डेटा इज अ न्यू ऑयल। ठीक है, तो डेटा की जो वैल्यू है, डेटा की जो एक कदर है, ठीक है, वो इस टाइम हर एक चीज से ज्यादा है। इसकी बिल्कुल एक सिंपल से अगर हम मिसाल देखें, ठीक है, तो आपका फोन कभी कोई स्नैच हो जाए या कुछ हो जाए, तो आपको फोन की मेरा ख्याल है उतनी फिक्र नहीं होगी जितनी आपको उसके अंदर डेटा की फिक्र होगी। ठीक है, तो इसलिए डेटा की एक वर्थ है। ठीक है, बट अब वो जो डेटा होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि डेटा भी हमारे पास बहुत सारे किस्म के होते हैं। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है गार्बेज डेटा, एक होता है क्लीन और वी कैन से प्रोसेस्ड डेटा।
ठीक है, प्री डिफाइंड डेटा, ठीक है। तो ये सारे डेटा की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। अब गार्बेज डेटा हम किसको कहते हैं, यानी कि ऐसा डेटा जो बिल्कुल कचरा और क्लटर्ड हुआ हो, इस डेटा को हम गार्बेज डेटा कहते हैं। बट अगर क्या हम उसको, ऐसे डेटा को क्या हम उसको एक प्रॉपर ऐसी एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ला सकते हैं। बेसिकली जब भी हम डेटा के साथ एनालिसिस करते हैं, डेटा के साथ खेलते हैं, तो हम किस डेटा के स्ट्रक्चर में रहते हुए खेलते हैं, हम खेलते हैं टेबल्स के अंदर, ठीक है। जब भी डेटा हमारे पास आता है तो हम आप कहीं पर भी देखें, ठीक है, जब भी बड़े डेटा के ऊपर, बिग डेटा के ऊपर एनालाइजेशंस होती हैं, ठीक है, तो वो होती हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर, टेबल्स के ऊपर होती है। अगर आप डेटाबेसेस को जाके देखें, वहां पर भी टेबल्स क्रिएट हो रहे होते हैं, जिसको हम सीक्वल डेटाबेसेस कहते हैं, ठीक है, जहां पर टेबल्स बन रहे होते हैं। उसके बाद फिर चलें, ये तो समझ आ गए कि इस तरह से हम जो है डेटा के साथ करते हुए, ठीक है, और टेबल्स को क्रिएशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये टेबल्स बनाने का फायदा क्या होता है, ठीक है, देखें। अब मैं चले आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये हमारे पास एक डेटा सेट है, वो एक बड़ा सारा डेटा सेट है, ठीक है। अगर मैं इसका रॉ खोलूँ ना, यहाँ पर तो देखें एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें मिलेगा। अगर मैं इसका रॉ फाइल ओपन करें तो ये देखें, ये डेटा है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये इस तरह से डेटा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पर्सन जो होगा ना, इस डेटा को जो है ना बड़ी एनालाइज कर सकता है, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। और ये अभी जस्ट 100 एम्प्लॉयज का डेटा है, 100 एम्प्लॉयज का, ठीक है। एक मिनिमम कंपनी भी जो होती है ना, छोटी से छोटी, उसके अंदर भी 200 एम्प्लॉयज एटलीस्ट होते ही होते हैं, ठीक है। अब 200 एम्प्लॉयज का आपको डेटा करना है, और फिर डेटा के अंदर रिलेशंस क्रिएट करने हैं, ठीक है, डेटा के ऊपर मैनिपुलेशंस करनी है, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताएं कि इस तरह के क्लटर्ड डेटा के ऊपर किस तरह से आप काम करेंगे। तो यहां पर हमारे पास आता है डेटा की कन्वर्जन करना टेबल्स के अंदर, ठीक है। सर, यहां पर अगर आप कुछ ऐड करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज मैं बिल्कुल आगे। शारून, शारून, मैं बिल्कुल इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी शारून ने एक्सप्लेन की है। कि देखिए, आपको डेटा अगर ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं मिलेगा, मुझे ये बताएं, उस पर आप डिसीजन लेंगे कैसे? आपको डिसीजन कब लेने होते हैं? जब आप एक रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी भी डोमेन में हो, आप कोई प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो, किसी मार्केटिंग के हवाले से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, किसी भी फील्ड में, चाहे आप एक समझ लें कि एक कोई नई प्रोडक्ट लाइन आप स्टार्ट करने वाले हैं, मार्केट कॉम्पिटिटर्स का डेटा निकालने वाले हैं, या आप कोई रिसर्च के अंदर हैं, किसी आप मेडिकल रिपोर्ट को एनालाइज कर रहे हैं। लेट से कैंसर की रिपोर्ट आपके पास है, एग्जाम्पल देंगे आपको, मैं बताऊंगा ये। लेट से आपके पास एक डेटा कलेक्शन है मौजूद, जो कि कैंसर से रिलेटेड पेशेंट्स का है। 100 पेशेंट, 100 तकरीबन 100 के करीब पेशेंट्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद है। मुझे ये बताएं, क्या एक डॉक्टर, अगर मैं उसके सामने ये 100 रिपोर्ट्स रख दूं, यहाँ पर बोलूं भाई ये डेटा आया मेरे पास निकल कर, आपको पता है, आप हम जब लैब की रिपोर्ट्स आती हैं वो किस तरह से लिखी होती हैं? जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, वो ट्रांसक्राइब्ड फॉर्मेट भी नहीं होता उनका, वो टेक्स्ट लिखा होता है, और बड़ी डिटेल रिपोर्ट्स होती है। एमआरआई की भी रिपोर्ट्स पढ़े या जो भी है, वो आपके सामने रख दूं। आप मुझे ये बताएं, एक डॉक्टर कितना क्विकली ये सब चीजें एनालाइज करके दिखा देगा, और प्रिसाइज होनी चाहिए। मेरी फर्स्ट जो इस हमारा ये पूरा जो लेवल 1 स्टार्ट हुआ था, इसकी पहली आप जाके देखेंगे ना अगर वीडियो, उसमें मैंने एक प्रोफेसर की एग्जांपल दी थी, एमआईटी की थी, डॉक्टर रगीना। ठीक है, वो काम ही एनएलपी पे कर रही है, उनकी डिपार्टमेंटल हेड एमआईटी यूनिवर्सिटी की, एनएलपी की। उनका प्रॉब्लम था कि डॉक्टर ने प्रिसीशन के साथ प्रिसाइज डेटा को एनालाइज करने में गलती कर दी। तो तो कैंसर फिर देर से, डिले के साथ डायग्नोस हुआ, हो गया डायग्नोस, लेकिन बहुत डिले के साथ हुआ। अगर ये प्रिसिशनल एनालिसिस हो जाती, वो क्या होता है, वो टेक्स्ट रिपोर्ट्स ही होती है ना बड़े, अगर 10 पेज की रिपोर्ट है, मुझे ये बताएं आप कितने नंबर याद कर लेंगे? लेकिन अगर आपको डाटा इस तरह से ऑर्गेनाइज फॉर्म में, टेबुलर फॉर्मेट में रख के दिया जाए, और एआई का मॉडल वो रीड करके बताए, तो वो एक्यूरेट होगा, वो एक्यूरेट होगा। यही एक्यूरेसी है मॉडल की, यही जीत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो जो शारून भी अभी बता रहे हैं वो यही है कि इससे आपको एक्यूरेट डेटा बहुत क्विकली मिलेगा, टेबुलेटेड फॉर्म में, बजाय इसके कि वो आपको रॉ फॉर्म में दिखा रहा हो, टेक्स्ट फॉर्म में दिखा रहा हो। एक ह्यूमन माइंड याद ही नहीं कर सकता उसको। लेकिन अगर वही डेटा एक ऑर्गेनाइज टेबल की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में दिया जाए, आप क्विकली आइडेंटिफाई कर लेंगे उसको। ठीक है, जी बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच शारून सर। बिल्कुल ठीक है। जी। थैंक यू। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई, अब हमने ये तो समझ लिया व्हाट इज रॉ डेटा एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पहले हम डेटा को किस तरह से टेबल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते थे, किस तरह से डेटा के टेबल्स जनरेट कर रहे होते थे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करते थे, नॉर्मल जो एक ट्रेडिशनल वे था वो ये था कि हम एक्सेल पे जाते थे,
एक्सेल की शीट बनाते थे या गूगल गूगल पे जाकर गूगल स्प्रेडशीट की एक शीट बनाते थे, ठीक है। और उसमें हम जो है ना मैन्युअली डेटा के हेडर्स बनाते थे, टेबल के हेडर बनाते थे, फिर उनमें हम जो है ना रॉ एज अ रिकॉर्ड हम जो है वहां पे फिट करते थे, ठीक है। और मैन्युअली काम हो रहा था। और मुझे भी पता है कि जब मैं भी जब यूनिवर्सिटी में ये काम कर रहा होता हूँ, ठीक है, और इस तरह से लाइक हम अपने डिफरेंट असाइनमेंट्स को कर रहे होते हैं, ठीक है, फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है, लाइक के अच्छा खासा आपका टाइम इस तरह के डेटा को उसके हेडर्स बनाना और उसमें हर एक फील्ड में रिकॉर्ड को सेट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चैट जीपीटी से किस तरह से इसका फायदा, इस चीज का फायदा ले सकते हैं, इसकी तरफ हम चलते हैं कि कैसे हमने करना है, ठीक है। तो मेनली यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग ऐसे डेटा को लेंगे, एक रो डाटा को लेंगे, ठीक है, और उसको जो है टेबल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे यूजिंग चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी हमें ये काम करके देगा और विद इन फ्यू मिनट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर वो काम आपके सामने परफॉर्म होगा, ठीक है। बट इससे पहले हम लोग इसको करने से पहले थोड़ा सा हम इसके सिंटेक्स को समझते हैं, एक फॉर्मेट को समझते हैं कि किस तरह से हमने टेबुलर प्रॉम्प्ट को लिखना। जैसे सर ने चेन ऑफ थॉट के अंदर सर ने आपको कुछ कीवर्ड्स बताया ना कि लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टेबुलर फॉर्मेट के अंदर भी चीज को लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स, कुछ ना कुछ टेक्निक्स को यूज करना होगा, ठीक है। तो मेनली मैं आपको थोड़ा सा सिंटेक्स बताता हूँ कि किस तरह से हमने करना है काम, ठीक है। तो देखिए मैं शॉर्ट सी एक यहाँ पर बता दूं कि सबसे पहले अगर तो देखें डेटा आपके पास इस तरह से डिफाइन है, अगर तो देखें इस तरह से डेटा आपके पास है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि देखें हेडर्स भी हैं, सारे ये हेडर्स मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पर सारी रॉस भी मौजूद है। बट सिर्फ मसला ये है कि ये डेटा टेबल की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो फिर तो आप सिंपली जो है यहाँ पर आए, ठीक है, और जीपीटी को यहाँ पर लिखेंगे भाई जनरेट अ टेबल, ठीक है, जनरेट अ टेबल विथ कॉलम्स, ठीक है, और आगे कॉलम्स के नाम लिख दे जो आपके इस टेबल के अंदर है, ठीक है, और आगे जो है ना ऑफ द फॉलोइंग डेटा करके और आगे डेटा पेस्ट कर दे, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए मैं आपको सिंटेक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो तब तो उस केस में तो आप ये कर सकते हैं कि उसको जो है ना मैनुअली यहाँ पर जो है ना लेट सपोज मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय का कॉलम बना देना, ठीक है, और कोचेबिलिटी का कॉलम बना देना, ठीक है, और डिफरेंट कॉलम्स में यहाँ पर जो है ना वर्क असेसमेंट का कॉलम बना देना, ठीक है। तो डिफरेंट कॉलम्स में यहाँ पर जो है यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मेरे पास डेटा जो है डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, लेट सपोज मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई मुझे जो है ना यूट्यूब का मेरा एक चैनल है, ठीक है, मेरा यूट्यूब, गौर से आपने बात सुननी क्योंकि ये सिंटेक्स को समझना, फॉर्मेट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेट सपोज मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मेरा एक यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, और मैं उसके लिए जो है ना आइडियाज ढूंढ रहा हूँ कि मैं किस तरह से अपने यूट्यूब के चैनल को जो है ना ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास आइडियाज आए, ठीक है, वो आए टेबुलर फॉर्म के अंदर, लाइक लेट सपोज अगर मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट सपोज के अगर आइडियाज, उसके लिए आइडियाज जनरेट कर मेरे पास कंटेंट टाइप भी होनी चाहिए, ऑडियंस भी होनी चाहिए, टारगेट ऑडियंस भी होनी चाहिए, क्या कहते हैं जो मोनेटाइजेशन का एक पोटेंशियल होगा वो हर कंटेंट पे कितना। तो इस तरह का जो सारा डेटा ना मैं पैराग्राफ के अंदर या एक क्या कहते हैं कि सेंटेंस के अंदर नहीं मैं उसको रिक्वायर कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि वो टेबल के अंदर मेरे पास हो, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर आ गया, सवाल यह है कि मुझे तो मेरे पास तो ना डिफाइंड कॉलम्स है, ना मुझे पता है कि भाई कॉलम कौन से होंगे, ना मुझे पता है कि डेटा कौन सा, क्योंकि मुझे तो वो चीज चाहिए जीपीटी से। तो अब मैं क्या करूं? तो पहले हम इसको करके देखते हैं कि लेट सपोज हम करते हैं कि एक सेकंड, लेट सपोज हम इसको इस तरह से टेलराइज करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये यूट्यूब की एग्जांपल को लेते हुए ना, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको कहते हैं, ठीक है, अपने जीपीटी को कहते हैं, ठीक है, कि मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, ठीक है, जनरेट अ टेबल, एक सेकंड मैं जो है प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है ठीक है, जनरेट अ टेबल टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज आइडियाज, आइडियाज ऑफ ग्रोइंग यूट्यूब चैनल, ठीक हो गया। यहां पे मैं डिफाइन कर देता हूं वेयर कॉलम्स आर, ठीक है, कंटेंट टाइप, ठीक है, टारगेट ऑडियंस, ठीक है, एंड मोनिटाइजेशन
पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर देखें एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया कि भाई मुझे एक टेबल बना के दो। किसके लिए टेबल होगा? और जो मेरे आइडियाज हैं, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट क्या है कि भाई यूट्यूब के चैनल को जो है ना मुझे ग्रो करना है। ठीक है। और जहां पर उसको मैंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया कि जो कॉलम्स है ना वो मुझे चाहिए कंटेंट टाइप का, टारगेट ऑडियंस का, और मोनेटाइजेशन पोटेंशियल का। बस ये तीन कॉलम होने चाहिए, इसके अलावा और कोई ना हो। तो मैं ये प्रॉम्प्ट उसको पास करता हूँ। ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बिकॉज एक डेटा पूरा होता है, क्रिएट होता है। मैं आपको अगर एनालाइज करके भी दिखाऊं यहाँ पर, तो देखिए बिहाइंड द सीन ये पाइथन की हमारे पास जो लाइब्रेरी होती है पेंडास, उसको यूज करते हैं हमें ये पूरा जो है ना टेबल जनरेट करके देगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी बिहाइंड द सीन पाइथन को यूज कर रहा है। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ठीक है। ये देखें हो गया हमारा टेबल जनरेट। ठीक है। देखिए उसने तीन कॉलम्स रखे, कंटेंट टाइप, टारगेट ऑडियंस एंड मोनेटाइजेशन। और उसमें उसने बता दिया कि भाई कंटेंट टाइप आप एक ये कर सकते हो टेक रिव्यूज, फिर टारगेट ऑडियंस आपकी कौन होगी, फिर आपका मोनेटाइजेशन पोटेंशियल इसमें किस किस तरह का, गेमिंग ट्यूटोरियल्स, फिटनेस चैलेंजेस, और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें उसने, बहुत सारे आइडियाज आपको बता दिए। लेकिन हमारा मेन मकसद यहाँ पर क्या समझना है? मेन मकसद है कि देखिए उसने किस फॉर्मेट में हमें डेटा जनरेट करके दिया है, किस फॉर्मेट में उसने हमें दिया। और सबसे अच्छी बात, हम इस टेबल को अपने पास एज इट इज डाउनलोड करके एक्सेल में ओपन भी कर सकते हैं। इट्स मीन कि अब तो हमारा कोई काम रहा ही नहीं। ठीक है। तो मैं आपको वो भी चीज करके दिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल हम सिंटेक्स पर अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है। तो आपको समझ आई कि यहां पर मैंने सिंपल इसको कहा कि एक टेबल जनरेट कर दो। कभी भी आपने टेबल जनरेट करना है तो ये कीवर्ड आपने स्टार्टिंग में लास्ट में लिख देना है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने अपना जिस भी कॉन्टेक्स्ट पे रहते हैं, जिस भी डेटा के लिए जनरेट करना है टेबल, वो डेटा का आपने बताना है। और अगर आपको उसके कॉलम्स पता है, ठीक है, फिर तो आप इस तरह से करके कॉलम्स उसको जो है ना डिफाइन कर दोगे। बट इफ यू डोंट नो द कॉलम्स, ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं कि आपने क्या करना है। तो सर मैं कंटिन्यू, या आपको अगर जी जी कुछ जी ऐड जी, करना है? बिल्कुल 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 शारून, आप बिल्कुल कंटिन्यू करें। और बड़ा ठीक अच्छा है। यार, आपने तो माशाल्लाह आसान कर दिया भाई। ये तो सारे लोग शुरू हो जाएंगे ये बिल्कुल। चैनल्स बनाना इसी टॉपिक्स पर जो आपने जी। देखिए, अच्छा। ये एक चीज है, जबरदस्त बिल्कुल। जबरदस्त। तो अब देखें, ये तो हमने एक्सप्लिसिटली कॉलम्स डिफाइन कर दिए कि ये हमारे पास कॉलम्स है, और इसके ऊपर हमें जो है ना आइडियाज के रिलेटेड जो है ना बना के दे दो एक टेबल। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे अब देखें हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि हम जीपीटी को कह दें कि भाई हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता, ठीक है, सारा कुछ जो है ना तुमने करके देना है। ठीक है। लेकिन इसका एक और हल है जो कि मेरा ख्याल है ज्यादा प्रिसाइज है, ज्यादा अच्छा और ज्यादा एफिशिएंट भी है। वो ये है कि सबसे पहले हम जीपीटी से ही ये सजेशन ले लें कि भाई मुझे अपना यूट्यूब का चैनल ग्रो करने के लिए आइडियाज मतलब मेरे पास हैं, बट मैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाह रहा हूँ एक टेबल के अंदर। बट मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन से कॉलम्स जो है ना डिफाइन करूं। ठीक है। आई डोंट नो अबाउट द कॉलम्स। ठीक है। तो पहले मैं उसे ये पूछ लेता हूं कि आई वॉन्ट टू जनरेट, मैं यहां पे लिख देता हूं साथ साथ, आई वॉन्ट टू जनरेट टेबल फॉर organizing the the ideas of uh, of growing YouTube channel. What so what uh, names? Yeah, एक second. So what columns should I set? ठीक है। तो मैंने उससे ही पूछ लिया कि भाई मुझे आप ही बता दो कि मैं एक YouTube का चैनल के लिए जो है ना एक आइडियाज है मेरे पास, बट मैं उनको एक ऑर्गेनाइज करना चाह रहा हूँ टेबल के अंदर। तो मुझे कॉलम्स जो चाहिए वो कौन से मैं सेट करूं। ठीक है। तो उसने मुझे ये देखे एक्सप्लिसिटली बता दिया कि भाई आप जो है ना ये अब उसने तो मुझे बहुत सारे बताए। अब इसमें मेरी मर्जी है कि मुझे कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, कौन कौन से मुझे लगता है कि भाई मेरे टास्क से, मेरी रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट है। मैं वो कॉलम वो जो कॉलम्स हैं वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, जो हमने पहले वाला अपना इनिशियल प्रॉम्प्ट लिखा था यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर पुट कर दूंगा, और बाकी का प्रॉम्प्ट बिल्कुल सिमिलर रहेगा, और इसी तरह का मेरे पास एक जो है टेबल जनरेट होकर आ जाएगा। तो अभी मैंने फाइनली आपको बिल्कुल सिंपल वे में इसका सिंटेक्स समझा दी कि किस तरह से हम टेबुलर प्रॉम्प्टिंग
जो है ना करते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के थ्रू समझेंगे कि अगर कोई एचआर का पर्सन है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई सेल्स मैनेजर है, ठीक है, कोई मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है, तो ये सब लोग किस तरह से डिफरेंट डेटा को जो है ना डिफरेंट डेटा, रॉ डेटा को लेके उसके टेबल्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस शारून सिंटेक्स शारून में, इसमें, जी सर। हाँ शारून इसमें ऐड कर लो कि ये बहुत ही लिमिटेड डोमेन्स आपने बताए हैं। जो जी पॉसिबल बिल्कुल। डोमेन आपके माइंड में आ सकते हैं उन सबके टेबुलेटेड फॉर्म में ये स्ट्रक्चर डेटा निकल सकता है इस तरह से। और ये एग्जैक्टली। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। वरना 50 पेज अगर मैं की एक रिपोर्ट अगर मैं आपको दे दूं और आपसे कहूं कि भाई इसमें से डेटा निकालो, आप हिल जाएंगे आप। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा जो है ना इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कहाँ कहाँ पर, ताकि आप लोगों का थोड़ा एक्सपोजर गेन हो। जैसे कि एक तो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने टीचर वाली उन्होंने कही, और आपको सर ने डिफाइन कर दिया किस किस तरह से हो सकता है। अटेंडेंस टेबल होगी, स्टूडेंट रिपोर्ट होगी, ये सारी चीजें आप इससे जनरेट करवा सकते हैं, सिर्फ डेटा इनपुट देना, वो भी रॉ फॉर्म के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, मैं जेनेरिक वे के अंदर करवाऊंगा, क्योंकि अगर आपको बीइंग एचआर अगर समझ आ गया कि एक एम्प्लॉय का डेटा सेट है, उसको किस तरह से सॉर्ट करना है, ठीक है, तो आप अगर सेल्समैन का डेटा सेट होगा, अकाउंट्स के रिलेटेड, या किसी भी दुनिया के एम्प्लॉय का डेटा होगा, आप उसको उसी सेम फॉर्मेट पे रहते हो, सिर्फ डेटा चेंज होगा, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा, तो उसके ऊपर आप उसके एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जेनेरिक वे में सीखेंगे। कोई भी डेटा सेट है हमारे पास, खा एम्प्लॉय का डेटा सेट है, खा किसी सेल्समैन का, खा अकाउंट्स के किसी बंदे के अकाउंटेंट होते हैं ना, उनको भी इस सारी चीजों के डेटा की सॉर्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो किसी का भी डेटा सेट है उसको किस तरह से सॉर्ट करते हैं हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने प्रैक्टिस के लिए किस तरह से डेटा सेट को जो है ना फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली हम जो है ना, मैं बिल्कुल स्क्रैच से जाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सेल एम्प्लॉयर डेटा सेट। ठीक है, मैंने उसको सर्च किया। ठीक है, तो मोस्टली जब भी आप डेटा सेट की बात करेंगे ना, तो आपके पास केगल आएगा। ठीक है, बिकॉज केगल एक बहुत बड़ी डेटा साइंटिस्ट की जो है ना कम्युनिटी, और यहाँ पर बहुत सारे डेटा सेट, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है यहाँ पर डेटा सेट आपको हर किस्म का मिलता है। बट अभी बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करेंगे हम, तो इसलिए हम गिटअप पे जाएंगे। ठीक है, गिटअप पे भी बहुत सारे डेटा सेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गिटअप पे जाएंगे, और गिटअप से यहाँ पे हमने जाके, और ये जो सीएसवी की फाइल होती है ना, मोस्टली डेटा सेट आपको इसी फाइल फॉर्मेट में मिलते हैं, सीएसवी वाली फाइल में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो एक उसने बिल्कुल स्ट्रक्चर किया, बट हम लोग तो क्योंकि सीख रहे हैं ना, तो हमें तो ऐसा डेटा नहीं चाहिए, और ये हमारे किसी काम का भी नहीं है, बट बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिस डेटा सेट। ठीक है, तो मैं इसका क्या करूंगा, यहाँ पे रॉ पे क्लिक किया, और इसका जो रो वाला फॉर्मेट है ना उसमें आ गए। ठीक है, रो वाले फॉर्मेट में मैं कॉपी करूंगा इस पूरे डेटा को। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना मैं आके इसको कहूंगा कि जनरेट अ टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट। तो सिंपल मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट पास किया कि भाई डेटा सेट जनरेट कर, सॉरी, टेबल जनरेट करना है। ठीक है, जनरेट, एक सेकंड, जनरेट अ टेबल फॉर दी फॉलोइंग फॉलोइंग डेटा सेट, और उसमें मैंने आगे पूरा अपना वही रॉ डेटा जो है ना कॉपी पेस्ट कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है अच्छा जी सर, अच्छा, आप। ये मैंने जो कैंसर पेशेंट्स है ना, उनका कुछ डाटा मैंने गूगल से पहले निकाला है। और ये एक तो स्किन कैंसर की रिपोर्ट मेरे पास है, और इसके अलावा मेरे पास जो है ये कैंसर पेशेंट की रिपोर्ट है। ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। इस रिपोर्ट में कुछ डायग्नोस्टिक्स, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं केस के, ये कोई का। अब मैंने क्या किया कि अगर डॉक्टर के पास ये पूरी रिपोर्ट जाएगी इस तरीके से, मुझे ये बता दें कि आप खुद अभी इनिशियली खुद पढ़ के बता दें कि आपको कुछ समझ में आ रहा है इस रिपोर्ट में। एक डॉक्टर को पढ़ने में और उसको निकालने में और उसको अरेंज करने में कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल से वो पूरा 3 4 5 घंटे तो लगा देगा इसके ऊपर, और एक एक नंबर को लिखेगा, टेबल बनाएगा और ये सारे काम करेगा। लेकिन अभी मैं आपको चैट जीपीटी से इसी रिपोर्ट को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में निकाल के दिखा सकता हूँ, कि जिसमें ये टेबुलेटेड फॉर्म में एक एक फील्ड को कैटेगराइज कर देगा। कैसे करेगा ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखें, ये रिपोर्ट मैंने कॉपी की, और इससे पहले मैंने ये टेक्स्ट लिखना है, प्लीज, जैसे जो अभी अभी जैसे शारून लिख रहा है, प्लीज ऑर्गेनाइज फॉलोइंग टेक्स्ट इन टेबुलर फॉर्मेट। सिंपल ये प्रॉम्प्ट देना है, सिर्फ ये प्रॉम्प्ट देना है आपने टेबुलर प्रॉम्प्ट के लिए, ठीक है। और आगे आपने पूरी रिपोर्ट, जो टेक्स्ट रिपोर्ट थी, उसको कॉपी कर देना है। पूरी टेक्सचुअल रिपोर्ट को आपने कॉपी कर देना है। इसी तरीके से पूरी रिपोर्ट आपने ये ली यहां तक,
कॉपी किया, प्रॉम्प्ट अपना ओपन किया, चैट जीपीटी में आए और इसको सबमिट कर दिया। अभी देखें क्या होगा। ये सबके सामने नजर आ रहा है सबको? यस यस सर, सर, आ यस रहे सर। हैं। उसने इस रिपोर्ट को, ये इसमें से मेजर कैटेगरीज को एनालाइज करके एक हाई लेवल का टेबुलेटेड फॉर्मेट जनरेट किया है। ठीक है, और इसके अलावा भी इसने टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन दी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज जो है उसने छोड़ी हो, उसने बिल्कुल क्लासिफाई करके टेक्स्ट को बता दिया आप। ठीक है, तो ये चीज है जो कि आप टेबुलर प्रॉम्प्टिंग के थ्रू और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की फैसिलिटी के थ्रू, जो एलएलएम्स और जनरेटिव एआई के मॉडल्स का एक बेसिक फंडामेंटल फीचर है कि कितना भी बड़ा टेक्स्ट क्यों ना हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट क्यों ना हो, उसको वो क्लासिफाई कर सकते हैं इन टेबल्स, इन कैटेगरीज, इन क्लासेस। तो जिससे चीजों को समझना आसान हो जाता है। भाई यही चीज अगर मैं आपको इसी जंबल फॉर्मेट में देता, क्या आप इसमें से क्लासिफिकेशन कर सकते थे इस टेक्स्ट में से? ये बताएं, कर सकते थे इसमें से? नहीं होती ना। तो ये चीज है जो कि इसने आपको रिपोर्ट इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट में आपको लिख के दे दी है। ठीक है, तो ये एक ब्यूटी है जो कि चैट जीपीटी की या एलएलएम्स की या जनरेटिव एआई की है, कि वो जितनी भी कॉम्प्लेक्स आप उसको रिपोर्ट दें वो उसमें से कैटेगराइज बना के दे देगा। लेकिन उससे पहले आपने उसको प्रॉम्प्ट देना है कि आप अरेंज किस तरह से करना चाहते हैं इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट को आप अरेंज करना चाहते हैं, प्लीज ऑर्गेनाइज फॉलोइंग टेक्स्ट इन टेबुलर फॉर्मेट। तो ये सारा, ये एलएलएम्स का कमाल है, ये सारा चैट जीपीटी का और इस तरह के जो मॉडल्स हैं उनका कमाल है, जनरेटिव एआई का कमाल है। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, आज से तकरीबन मैं आपको ये बात बता रहा हूं 10 साल पहले, जब ये जनरेटिव एआई के ये मॉडल इस तरीके से नहीं आए हुए थे, तो इन्हीं इन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर डॉक्टर्स के पास क्या होता था, ट्रांसक्राइबिंग का एक सिस्टम लगाया जाता था। मेडिकल ट्रांसक्राइबर्स होते थे जो कि डॉक्टर्स से ऑडियो के थ्रू, वॉइस के थ्रू पूरी रिपोर्ट सुनते थे और फिर उसको टाइप करते थे, उसके कीवर्ड्स को टाइप करते थे कि वो क्या क्या कह रहा है। अब ये जो डॉक्टर्स बैठे हैं ये वेरीफाई कर देंगे, मुझे तो ये पता है कि मैंने ये चीज देखी हुई है। और यहीं कराची के अंदर ये होता था, यहाँ पर बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स थे जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस को ट्रेनिंग देते थे बाकायदा इस चीज की, कि वो रिपोर्ट्स पढ़ते थे ऑडियो उनकी सुन के, और यही कीवर्ड्स इस तरह के लिखते थे, जिससे कि डॉक्टर्स को क्या फायदा होता था, एक तो उनको बड़ा कॉन्साइज फॉर्म में डेटा मिल जाता था। ठीक है, टेबुलेटेड फॉर्म में डेटा मिल जाता था, और रिपोर्ट्स को रीड करना, रिपोर्ट्स को एनालाइज करना बड़ा आसान हो जाता था। लेकिन उसमें अगेन ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत थी। यहां जब जनरेटिव एआई आई है, इससे बड़े बड़े सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो वही बात जो हम ये अभी डिस्कस कर रहे हैं बार बार, कि इनोवेशंस ना अब बड़ी आसान हो गई हैं, अब इतना कोई मुश्किल रहा नहीं है चीज। बात ये ठीक है कि है। हमारे पास होनी चाहिए एक अच्छी टीम। सही है जी, हमारे पास एक होनी चाहिए एक अच्छे, यानी ये जो हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान वाइड, हम जो है ये दे रहे हैं ये चीज, वो इसीलिए दे रहे हैं ना कि यार हम पाकिस्तानी जो है ना ये चीजें सीखे, और ये चीजें सीख कर हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, और पार्ट बन के सोल्यूशन डेवलप करें। ठीक है, हमारे साथ मिले, हमारे साथ काम करें, हम सिखाएंगे कि कैसे प्रोडक्ट बनती है। टेबल है, हो चुका है जनरेट। देखें इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, ठीक है। और थोड़ा सा कंप्यूटेशन पावर जो होता है वो भी ये ज्यादा रिक्वायर करता है, ठीक है, बिकॉज टेबल जनरेशन में थोड़ा टाइम तो लगता है, ठीक है। बट ये है कि यही चीज का पहले मैंने आइडिया भी ये दिया कि जब आप लोगों को एप्लीकेशंस जीपीटी जैसा इंटरफेस क्रिएट करना आ जाए यूजिंग डिफरेंट एलएलएम्स, ठीक है, तो आप अपना एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो सिर्फ डेटा गुरु होगी। उसका नाम भी देखें रख दिया डेटा गुरु, ठीक है, कि लाइक वो जो है डेटा मैनिपुलेशंस करेगी यूजिंग एआई। वो रॉ डेटा बस उसको आप दें, ठीक है, वो टेबल्स क्रिएशन करेगी, वही उसके अंदर से इंसाइट्स निकाल के देगी, वही उसके जो रिलेशंस होंगे वो आपको बना के देगी। तो ये लाइक कितनी जो है ना
इफेक्टिवली लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो एक आइडिया भी हमारे पास यहाँ से भी ये आइडिया जो है ना जनरेट हो गया। ठीक है, अच्छा बाय द वे ये है कि मैंने थोड़ा सा ना, क्योंकि वो प्रॉम्प्ट जो है देखें एरर आ रहा था मेरे पास, ये पाइथन का पूरा कोड है इसमें उसने दे रहा था, तो वो एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि जो मेरा डेटा है ना उसके अंदर जो थोड़ा सा ना मसला है। ठीक है, देखें क्या रहेगा, इट लुक्स लाइक देयर इज अ स्टिल मिसमैच इन द लेंथ ऑफ द डेटा एंट्रीज। तो डेटा के अंदर थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से उसको सही से जो है ना टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो फिर मैंने डेटा को थोड़ा सा चेंज किया, चेंज से मुराद ये कि उसको डेटा को थोड़ा शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डेटा को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, बाकी जो मेरी प्रॉम्प्ट है वो सेम ही है। ठीक है, वही जो स्टार्टिंग में मैंने इनपुट का आपको करके दिया थी। खैर, अभी हमारे पास आप देख सकते हैं कि कंप्लीट एक ये जो है ना टेबल क्रिएट हो चुका है, दिस वन। ठीक है, विद ऑल कॉलम्स। ठीक है, देखें एम्प्लॉय, कोचेबिलिटी, क्यूरियोसिटी, वर्क एथिक, इंटेलिजेंस, प्रायर, सक्सेस, पैशन एंड ईटीसी। ठीक है, तो आपके सामने देख सकते हैं आप सारे आगे। अब हमने क्या करना है, हमने जीपीटी को कहना है कि भाई चलो अभी हमने ये तो देख लिया कि आप हमें जो है ना टेबल क्रिएट करके दे सकते हो, बट क्या ये जीपीटी हमारे लिए कुछ और भी कर सकता है? तो बिल्कुल अभी हम करके देखते हैं। अभी हम बिल्कुल इससे छोटा सा टास्क परफॉर्म करवाएंगे, और ये यूजुअली हम कर भी रहे होते हैं जब हम एक्सेल को यूज कर रहे होते हैं। तो हम एक्सेल के डिफरेंट फार्मूला को यूज करके होते हैं, उसमें ये फाइंड कर रहे होते हैं, कंपैरिजन करवा रहे होते हैं, या इफ उसमें चेक्स होते हैं बेसिकली, वो लगा के हम ये कह रहे होते हैं कि भाई सिर्फ मुझे वो एम्प्लॉय दे दो, वो एम्प्लॉयज की आईडीज दे दो जिनकी वर्क असेसमेंट जो है ना सक्सेस है, इक्वल्स टू सक्सेस है। या हम ये भी लगा रहे होते हैं कंडीशन के भाई सिर्फ मुझे वो वाले एम्प्लॉय निकाल के दो जिसके अंदर जो ये वाली मेरे पास फील्ड है कोचेबिलिटी, वो ग्रेटर देन 6 हो या 7 हो या जो भी वैल्यू हो। ठीक है, और उसके साथ साथ उनकी जो वर्क असेसमेंट हो ना वो सक्सेस हो। ठीक है, इस तरह की कंडीशंस लगा के हम एक्सेल के थ्रू जो है ना, एक्सेल के थ्रू सॉरी कर रहे होते हैं, डेटा की इंसाइट्स निकाल रहे होते हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, बट अभी हम देखते हैं कि क्या इस तरह के छोटे छोटे टास्क जो है जीपीटी हमारे लिए परफॉर्म कर सकता है। तो मैं इसको एक सबसे पहले जो हमारा एक प्रॉम्प्ट लिखने का फॉर्मेट है उसको लिखता हूं कि एक्ट एज एन एक्सपर्ट डेटा एनालिस्ट। ठीक है, एक्ट है उसको मैंने परसोना बेसिकली असाइन कर दिया कि आपने जो है एक एक्सपर्ट डेटा एनालिस्ट के हिसाब से काम करना है। ठीक है, एंड ओनली शो, ठीक है, एंड ओनली शो द एम्प्लॉयज, ठीक है, विद कोचेबिलिटी। कोचेबिलिटी बेसिकली एक एबिलिटी है, अब उसके अंदर नहीं हम जाएंगे कि कोचेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, फिलहाल बस इसको समझे, फिर आगे देखते हैं इसको भी होती क्या है कोचेबिलिटी। ठीक है, अच्छा विद कोचेबिलिटी ग्रेटर देन का मैंने साइन लगा और मैंने 6 लिख दिया। आप चाहें तो जो इंग्लिश फॉर्मेट होता है उसमें भी आप ग्रेटर देन लिख सकते हैं, बट मैंने शॉर्ट रखने के लिए, क्योंकि देखे जो प्रॉम्प्ट होता है ना हमें कोशिश करना है कि वो अच्छे से डिफाइन भी हो, और जितना उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, प्रिसाइज भी कर सकते हैं, वो भी हमें करना है, क्योंकि वो आगे जाके हम देखेंगे कि इसकी भी जब टोकनाइजेशन हो रही होती तो वो आगे का कॉन्सेप्ट है, उसको नहीं मैं छेड़ा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस अभी आप प्रॉम्प्ट पे फोकस करें। ठीक है, विद कोचेबिलिटी ग्रेटर देन 6 एंड वर्क असेसमेंट, एक सेकेंड, असेसमेंट के जो स्पेलिंग है उसको करेक्ट हम लिखते हैं, तो मैं यहीं से कॉपी कर ले तो नहीं करके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, वर्क असेसमेंट। ठीक है, एंड वर्क असेसमेंट। ठीक है, और आई थिंक सो दिस। ठीक है, तो act as an expert data analyst and only show the employees with coachability greater than 6 and work assessment equals to सक्सेस। तो अब मैंने उसको ये कह दिया कि आपको persona साइन किया कि भाई आपने एज एन डेटा एनालिसिस्ट जो है ना हमारे साथ एक्ट करना है। ठीक है, पर्सोना है आपका, और आपने सिर्फ वो एम्प्लॉयज दिखाने हैं जिनकी कोचेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 6 हो और वर्क असेसमेंट इक्वल्स टू सक्सेस हो। अभी हम देखते हैं ये हमारे पास जो है ना एक टेबल करके देगा जनरेट, बट मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, इसके में मे भी शायद हमें जो है ना पास करना चाहिए था कि हमें एक टेबल जनरेट नहीं कर दो। नहीं, शारून 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 छोड़ दो, ये सिंबल को भी करता है, करने दो, देखो देखो। हाँ इसको देखते हैं कि क्योंकि ये मेमोरी को भी अपने पास सेव करता है ना, तो मे भी ये जो है हमें ये भी टेबल के फॉर्मेट में दे करके, हाँ देखें टेबल के फॉर्मेट में उसने हमें करके दिया फिल्टर्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। और ये देखें हमें उसने बिल्कुल स्पेसिफिकली आईडीज के साथ 1 6 8 21 27 एंड उसके बाद फर्दर, ठीक है, दे दिया। और देखिए जितने की भी कॉचेबिलिटी होगी अगर हम इसको देखें तो देखें 9 10 8 7 9 8 8, इट्स मीन के 6 से
जितने ज्यादा वाले थे सबका दिया। और बाकी क्योंकि ये वाले जो फैक्टर्स थे ये हमने डिफाइन नहीं किया, ना क्यूरियोसिटी को डिफाइन किया और ना ही वर्क एथिक को हमने जो है ना डिफाइन किया, ठीक है। हमने सिर्फ जिसको किया वो हमने एक देख लिया, और वर्क सेटमेंट अगर देखें तो देखिए सबकी सक्सेस है। तो इट्स मीन कि उसने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो हमारा ये वाला टेबल था उसमें से हमने, उसने परफेक्ट तरीके से जो हमने उसको मांगा उसने हमें दे दिया। ओके। ओके। इसी के आगे जो है ना मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी जनरेट अ एक टेबल सेकंड। टू ऑर्गेनाइज अ लिस्ट कर देता हूँ इसको, गिव मी को हटा देता हूँ, अ लिस्ट ऑफ 20 ये देखो सिग्निफिकेंट ये, हिस्टोरिकल हाँ, इवेंट दैट चेंज द कोर्स दैट, ऑफ द वर्ल्ड। मेरा ख्याल है इसको कर दूं। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है। बिल्कुल कर दें, कर दें, कर दें। अब ये पूरी हिस्ट्री को एनालाइज कर रहा है, आज तक जितना, जब से मतलब ये दुनिया वजूद में आई है, जब से लेकर ये अब तक सारी हिस्ट्री को एनालाइज कर रहा है। अच्छा, आप ये पीछे इसका पाइथन का कोड देख रहे हैं शारून? यस सर बिल्कुल। ग्रेट भाई, ग्रेट। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बिहाइंड द सीन वही पाइथन की लाइब्रेरीज जो आगे जाके हम सीखेंगे भी उनको इस्तेमाल कर रही है। अच्छा खैर, अभी तो जरा ये देखें। शारून, अभी पाइथन का कोड जरा, हाँ एग्जैक्टली exactly। अब ये देखो, ये जो डाटा है ना शारून, आ गया टेबुलेटेड फॉर्मेट में हमारे पास आ गया ये सारा। ये तकरीबन 20 इवेंट्स आए पूरी हिस्ट्री के, दुनिया जब से वजूद में आई है, क्या क्या इवेंट्स हुए, किस किस तरह से, और उनमें से भी हमने खाली वो इवेंट्स उठाए हैं कि जिन्होंने दुनिया में एक चेंज लेकर आए। चाहे वो वॉर की सूरत में लाए, चाहे वो रेवोल्यूशन की सूरत में लाए। बीइंग अ हिस्टोरियन, सोचे ना, आप एक हिस्टोरियन है और आपने ये पूरी हिस्ट्री को एनालाइज करके देना है डेटा, तो ये आप कैसे दे सकते हैं? तो ये चैट जीपीटी ने एक मसला था। अब शारून, इसमें हमने काम क्या करना है, ये डेटा तो इसके पास आ गया मेमोरी में, अब जी हम इसके सर। ऊपर वही, जिस तरह से अभी आप क्यूरीज लगा रहे थे ना, जी हम सर। इस पे क्यूरीज लगाते हैं। अब मैं आपको एक क्यूरी बताता हूँ, आप लिखें, इसमें लिखेंगे प्लीज ऑर्गेनाइज दिस डेटा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले तो हम ये लेते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर भी आप ये देखें ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है इसमें भी। उसने कुछ इवेंट्स को पहले दे दिया, हो सकता है वो बाद में हुए, तो पहले हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं टेबल को। तो बेसिकली टेबुलेटेड प्रॉम्प्टिंग को ही हम कर रहे हैं। लेकिन अब जब आपके पास टेबल में डेटा जनरेट हो गया, तो आप ये टेबल को आप जिस तरह से एसक्यूएल की क्यूरीज में करते हैं ना सॉर्ट, तो ये उस तरीके से आप इसको अपने ह्यूमन वर्डिंग के अंदर प्रॉम्प्ट देके भी सॉर्ट करवा सकते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी ये सॉर्ट कर देगा आपको। ठीक है, अब ये आप ये देखें। देखें, हाँ इसने ये देखो, ये जो शारून हिस्टोरिकल इवेंट था ना, उसको इसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट किया है। पहले डी आया है, फिर एफ आया है, फिर देखो, फिर टी आया है, फिर टी आया है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखें हिस्ट्री में, अगर हम हैं तो हिस्ट्री में तो शारून भाई ये होता है कि टाइम बेस्ड इवेंट्स होते हैं ना। हिस्ट्री ओके। में तो कुछ इवेंट्स होते हैं जो पहले हुए होते हैं, कुछ बाद में होते हैं, तो इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेते हैं, यानी कि टाइम बेस्ड ऑर्डर में लेते हैं। तो लिखो इसमें ओके। कि प्लीज, जी प्लीज। हाँ हाँ, इसमें ये आप लिखें कि भाई इसको आप प्रिंट कर दें या इसको आप ऑर्गेनाइज करें, प्लीज ऑर्गेनाइज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि टाइम बेस्ड ऑर्डर में लिखो। प्रो। क्रोनोलॉजिकल मैं लिख रहा हूँ, अच्छा एक मिनट रुको। क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। क्रोनो। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, आपके डेटा को जिस तरह हिस्ट्री में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं उस तरह से अरेंज करके देगा। आप ये देखिए, पहले क्या आ रहा है, ईयर क्या आ रहा है शारून, पहले आ रहा है यस सर 1347, यहां पर ये हुआ है। फिर क्या आ रहा है, फिर आया 1440, यहां पर ये हुआ है। फिर क्या हुआ है, नीचे आओ, फिर 1453, फिर क्या हुआ है 1492, फिर क्या हुआ है 14 टू 17 सेंचुरी आ गई, फिर क्या हुआ है 1517 आ गया, फिर 17 सेंचुरी आ गई, फिर क्या हुआ है, फिर नीचे, और ये सारा आपको एंड तक, आखिर तक आ जाओ, देखो आखिरी इवेंट क्या निकाला है इसने, 20। तो ये आपको एक, इसने एक ऑर्डर जनरेट करके दे दिया है, ठीक है ना, टाइम बेस्ड ऑर्डर आपको जनरेट करके इसने आपको दे दिया है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि इसको लिखो कि प्लीज ऑर्गेनाइज दिस डेटा, प्लीज ऑर्गेनाइज दिस डेटा यस सर। जी जी काइंड ऑफ, हाँ प्लीज ऑर्गेनाइज दिस डेटा, यस। डेटा काइंड ऑफ, नहीं टेबल ना लिखो, अब टेबल में तो आ गया ना, वो अच्छा इसी को रीड कर अच्छा। लेगा। हाँ, प्लीज
recognizes data जी kind of that event that event जी जी बोले। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल काइंड ऑफ दैट इवेंट इज इट, एग्जाम्पल दो आगे। वॉर जी जी। कॉमा वॉर कॉमा रेवोल्यूशन। अब हम क्या कर रहे हैं इसको मजीद, प्लीज ऑर्गेनाइज दिस डेटा काइंड ऑफ दैट इवेंट इज इट, एग्जाम्पल में आया वॉर और रेवोल्यूशन। अब हमें ये बताएगा कि जो हिस्टोरिकल, हाँ, काइंड ऑफ डेटा इवेंट, इज इट भी लिख दो इस हाँ तरह से। इज इट, हाँ एग्जैक्टली। ओके। अब एग्जाम्पल हमें ये वॉर। बताएगा कि भाई हमने जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डेटा की, वो हम अब इवेंट बेस्ड कर रहे हैं, तो अब क्या करेगा, अब आप ये देखें ये क्या करेगा। इसने क्या हमें प्रॉम्प्ट क्या दिया, टू कैटेगराइज द इवेंट बेस्ड ऑन द टाइप, एग्जांपल वॉर, रेवोल्यूशन, डिस्कवरी, आई विल क्रिएट एन एडिशनल कॉलम दैट आइडेंटिफाइज द काइंड ऑफ इवेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लासिफिकेशन हो रही है शारून, इसमें जब आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो और उसको बोल रहे हो कि वॉर और रेवोल्यूशन की बेस पे भी मुझे बताओ कि क्लासिफाई करके दो उस टेबल को, तो इसने क्या किया कि इसने देखा कि वॉर और रेवोल्यूशन का तो कोई कॉलम ही नहीं है ऐड, इवेंट टाइप का तो कोई कॉलम ही ऐड नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसने क्या किया, वो काइंड ऑफ कॉलम को, वो टाइप ऑफ कॉलम को भी ऐड किया है। और अब इसने जो आपको अरेंज करके दिया है वो इस तरह से अरेंज करके देगा कि भाई आपको जो इवेंट जिस डेट पे हुआ है, आगे उसकी टाइप भी बताएगा। क्या वो रेवोल्यूशन था उस टाइम पर जो डेट थी, क्या वो इवेंट टाइप जो था वो कोई वॉर थी कि जिसमें ये हिस्ट्री में चेंज आया और दुनिया पूरी चेंज हो गई, ठीक है, क्या वो ये कोई देखें। डिस्कवरी हुई थी, ये सारी चीजें हम आपको कैटेगराइज करके देगा ये। तो देखें। ये बीइंग अ हिस्टोरियन, या अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को और आप बहुत तेजी के साथ चीजों को देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, और ये एक जैसे कहते हैं ना, एक टेबल में आपके पास सारी समरी होके आ जाए हिस्ट्री, तो आपको ये सारी चीजों से आजाद कर दिया, ठीक है। आपको ये भी बताया कि ये जो जो डेट मेंशन की है मैंने, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स निकाले हिस्ट्री के 20, वो किस टाइप के थे इवेंट, वो थे क्या वो, ठीक है। तो ये चीज है जो कि टेबुलर प्रॉम्प्टिंग आपको देती है। और जब एक दफा टेबल बन जाए तो उस टेबल पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस, मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स फिर फर्दर आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये शारून लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं कि उसमें मुख्तलिफ कॉलम ऐड कर सकते हैं, उसको मजीद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो कितना आसान हो गया डेटा को एनालाइज करना, हो गया ना आसान। बिल्कुल। अच्छा शारून भाई, इसमें एक और चीज लिखे हैं, एक एक क्यूरी और दें इसको। अब ये जी बेसिकली हम इसी टेबल के ऊपर जो सिलेक्टेड है इस पे क्यूरीज लगा रहे हैं डिफरेंट एसक्यूएल की, बिल्कुल। सही है। इसको शारून भाई एक क्यूरी और दें मेरे कहने पे। लिखिए जी जी प्लीज बोले। ऑर्गेनाइज दिस डेटा, लिखिए प्लीज ऑर्गेनाइज दिस डेटा जी जी सर, एक सेकंड। बाय, हाँ, जी बोले आगे। प्लीज प्लीज ऑर्गेनाइज दिस डेटा बाय सेंचुरी, स्केल कॉमा इम्पैक्ट एंड ड्यूरेशन। सेंचुरी प्लीज, स्केल। हाँ, स्केल कॉमा इम्पैक्ट एंड ड्यूरेशन, ठीक है। हाँ यस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखें ये क्या करता है। हमने इसको एक और इसको कैटेगराइजेशन का हमने बोला कि ये जो डेटा है वो तो आप यही सिलेक्ट करो जो टेबल है, लेकिन इसमें फर्दर इसको इस तरह से भी कैटेगराइज करके बताओ मुझे, डेटा को इस तरह से भी एनालाइज करके दिखाओ मुझे जरा। अभी देखें ये क्या करता है। सर इट्स मीन कि अगर वही आइडिया दोबारा दोबारा से आ रहा है मेरे जहन में कि इसके लिए एक पूरी एप्लीकेशन ही बना दी जाए जो कि सिर्फ खत्म हो करे ही जाए डेटा के ऊपर, तो मेरा शारून, ख्याल है कि बहुत। बहुत बड़ा काम हो जाएगा और ये बड़ा आसान हो गया यार, अब बहुत आसान हो गया। ना तुम यार, हम्म, मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ कि इनोवेशन महीनों सालों में नहीं, दिनों और घंटों पे आ गई भाई, दिनों और बिल्कुल। घंटों पे आ गई शारून। ये इतना इतना बड़ा डेटा सेट होता है कि आप सोच नहीं सकते हो कि आप किस तरीके से इसको जो है ना एनालाइज करोगे, और कितनी प्रॉब्लम होती है लोगों को, और कितना हम्म, बड़ा मसला इसने हल कर दिया। आप ये हम्म, देखें कि अब इसने क्या किया कि इसने इम्पैक्ट जो बताया है ना, जो भी ये हमने हिस्टोरिकल इवेंट्स को कलेक्ट किया, और अब ये उनके इम्पैक्ट बता रहे हैं कि उनका स्केल क्या था, क्या वो रीजनल इवेंट थे, क्या वो खाली कंट्री सेंट्रिक थे, क्या वो किसी प्रोविंस सेंट्रिक थे, उनका स्केल क्या था, कितने लार्ज पैमाने पर उन्होंने दुनिया को मुतासिर किया उन इवेंट्स ने।
तो ये इस तरह से भी कैटेगराइज करके बता रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था दुनिया पे ये भी बता रहा है। हाई इम्पैक्ट हुआ था, लो इम्पैक्ट हुआ था, किस तरह का इम्पैक्ट हुआ था उसका। और फिर ये ड्यूरेशन भी भी बता बता रहा है रहा कि है। ड्यूरेशन कितना था उसका, कि भाई शॉर्ट ड्यूरेशन का इवेंट था, 2 साल तक रहा, कोविड आया, कितना ड्यूरेशन रहा, 2 साल का रहा, उसके बाद खत्म हो गया। वबा आई ना कोविड की। इसी तरह से टीबी की एक वबा पहले कभी फैली थी, सुनते थे हमारे बड़े बूढ़े बताते थे यार टीबी फैला था, तो जैसे कायरजम की भी जो डेथ हुई थी वो टीबी से हुई थी। तो इस तरह से टीबी एक बहुत बड़ी बीमारी थी पहले, अब तो उसका इलाज दरियाफ्त हो गया, लेकिन एक उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ठीक है। तो कई लोग बड़े अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, बड़े अच्छे अच्छे फिलोसफर, लीडर्स जो है वो उनकी वफात हो गई थी टीबी की वजह से। तो एनीवे ये डाटा जो है ये इस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम अपने टेक्स्ट डेटा को या अपने टेक्सचुअल रिपोर्ट को या व्हाटएवर जो भी टेक्स्ट है उसको फॉर्म में ले आए अगर, तो उसके बाद सिंपल प्रॉम्प्ट पास करें, यही वाले प्रॉम्प्ट के प्लीज ऑर्गेनाइज मुझे इस तरह कर दो, मुझे डेट वाइज सॉर्ट करके दे दो, मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करके दे दो, इसमें ये 2 कॉलम भी ऐड कर दो, ये 3 कॉलम भी ऐड कर दो, वो सारे काम फिर वो करना शुरू हो जाएगा मॉडल। तो आपका काम कितना आसान हो गया। अच्छा देखें, अभी मैंने इसमें एक और चीज आपको हाथ के हाथ करके दिखा दी कि यही अब जो टेबल हमारे पास बना बनाया आ गया है। ठीक है, तो ये भी सवाल जो है उठ सकता है कि भाई ये टेबल तो हमारे पास जीपीटी के इंटरफेस में, क्या हम अपने लोकल सिस्टम में इसको डाउनलोड करके देन यूज कर सकते हो? बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ये जो बटन है इस पे क्लिक करना है। मैंने क्योंकि आपके सामने भी क्लिक करके इसको सेव कर लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये देखें मेरे पास उसका नाम भी, उसने टाइटल भी दे दिया, डिटेल्ड हिस्टोरिकल इवेंट। जैसे इस पे क्लिक करूंगा डायरेक्ट मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन होगा और आप ये देखें बिल्कुल सॉर्टेड। बहुत बड़ी बात है शारून। अब आप ये देखें कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं बल्कि मैं एक सवाल रेस कर रहा हूं सब पर, जो हमने बात की थी कि यार हम सब इनोवेशंस कर सकते हैं। अब तो आसान हो गया इनोवेशन करना, सिर्फ हमने सोचना है अपने माइंड से। ठीक है, कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम, कोई रिसर्च का डोमेन हो, कोई मेडिकल का डोमेन हो, कोई लॉयर्स का डोमेन हो, कोई भी डोमेन ऐसा हो जो कि जिसके पास टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन हो, उसको आप अपने एलएलएम में लाकर उसको प्रोसेस कर सकते हैं। बेसिकली इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, इंटेलिजेंट टेक्स्ट प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, इसी को टेक्स्ट माइनिंग कहा जाता था। अगर हम प्रीवियसली आज से 10 साल पहले की बात करें तो ये टेक्स्ट माइनिंग कहलाती थी, कि आप अपने टेक्स्ट को, क्योंकि वेब के ऊपर जो सबसे ज्यादा चीज मौजूद है, डाटा सारा है ही टेक्स्ट का। ठीक है, और गेम ही टेक्स्ट का है सारा, हम लिखते भी टेक्स्ट हैं। ठीक है, इमेजेस और ऑडियो और वीडियो तो हम अभी प्रोड्यूस करना शुरू हुए ना, इससे पहले तो सारा जो डेटा है लार्जली डेटा तो है ही टेक्स्ट का। ठीक है, तो लार्ज डेटा सेट और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो टेक्स्ट जनरेशन पे काम करते हैं, टेक्स्ट की एनालिसिस पे काम करते हैं, टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन पे काम करते हैं। ऑल्दो कि अब मल्टी मॉडल भी आ गए हैं जो कि वो वीडियो भी कर रहे हैं, ऑडियो भी कर रहे हैं, वो सारे इमेजेस भी कर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन लार्ज कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो टेक्स्ट है भैया। ठीक है। ठीक है सर, तो मेरा ख्याल है कि हमने ऑलमोस्ट सभी डोमेन में रहते हुए जेनेरिकली हर चीज को कर करा दिया। दिया अब है। आप लोगों के आगे टास्क ये है कि हम आपको स्पेसिफिक डोमेन, जो आपकी डोमेन है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप लोग यहाँ पर आए तो किसी ना किसी डोमेन से तो ताल्लुक रखते होंगे ना। अपनी डोमेन में रहते हुए आप लोग भी इस तरह के टेबल्स को है ना जनरेट करें प्लीज। शारून एक 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 और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एक साइंटिफिक रिसर्च की एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा। शारून एक साइंटिफिक रिसर्च की लेते हैं यार, ये भी बड़ा यार, ये एक बड़ा वो क्वेश्चन होता है भाई, ये साइंटिस्ट जो है ना इसमें भी बड़े परेशान होते हैं। अगर आप ठीक आई है। ट्रिपल ई पे देखें, आप अगर एसीएम पे देखें, ये जो जितने भी हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं या जितने भी दूसरे साइंटिस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, वो जो रिसर्च पेपर्स अपने पब्लिश करते हैं उसमें से भी चीजों को निकालना और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है ना। चैट जीपीटी में और गूगल सर्च इंजन में क्या फर्क है, कि गूगल सर्च इंजन आपको सिर्फ, आप जब आप उसको क्यूरी स्ट्रिंग देते हैं या सर्च स्ट्रिंग देते हैं, वो सिर्फ आपको लिंक्स देता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके नहीं देता आपको। चैट जीपीटी, एलएलएम क्या कर रहा है, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके दे रहा है भाई। आप उसको टेक्स्ट देते हो ना, तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके दे रहा है पूरी, निकाल, अच्छा इंफॉर्मेशन सर्च भी कर रहा है और प्रोसेस भी कर रहा है, और एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको दे रहा है चीज, और आपको सेकंड क्लिक नहीं करना पड़ता, आपको एक ही क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये है सबसे बड़ा बेनिफिट चैट जीपीटी का और एलएलएम का। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि ये अभी मैं आपके सामने ये टेक्स्ट कैसे एनालाइज करके दिखा रहा हूं। देखें मैंने क्या किया है शारून, कि एक और इनोवेशन हुई है दुनिया में, साइंटिफिक इनोवेशन थी, वो ये थी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये नासा की टेलीस्कोप है जो बनाई गई थी। ये जेम्स वेब स्पेस जो है ना, जेम्स वेब तो साइंटिस्ट का नाम है जो कि एस्ट्रोनॉट था, ये नासा की टेलीस्कोप बनाई गई थी, ये भी एक बहुत बड़ी इनोवेशन है।
कि जिससे वो बहुत क्लोज होकर जो है ना वो हमारी यूनिवर्स का मुशाहिदा कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है ये मैंने लिया है वेब से, यानी कि मैंने लिया है इस टेक्स्ट को आपके गूगल से। विकीपीडिया से, अच्छा, विकीपीडिया से, विकी। विकीपीडिया। ये देखें, अच्छा अब ये क्या है कि ये एक नासा की टेलीस्कोप है जो कि इन्वेंट की गई है, ठीक है, आपके आउटर स्पेस को, यूनिवर्स को, उसका मुशाहिदा करने के लिए, ठीक है। ये इस टेलीस्कोप से रिलेटेड सारी नॉलेज है, लेकिन ये लिखी हुई कहाँ है? ये लिखी हुई है भाई जनाब आपके विकिपीडिया के ऊपर, या फर्ज करें इसी तरह का आपका आपकी वेबसाइट है उस पर लिखी हुई है। अब एक इंसान जो है वो क्या करना चाहता है, इसको नेम, डेट, लोकेशन, अब इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ इसमें इंपॉर्टेंट नेम्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या डिस्क्राइब हुई है, इंपॉर्टेंट नंबर्स क्या डिस्क्राइब हुए हैं, क्या आप ये बता सकते हो? नहीं भाई, ये तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा अपने माइंड में, अगर इंसानी जहन सोचे तो उसको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, फिर एक एक वो फिगर्स को लिखेगा, हाँ यार इस सन में ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ, ये वाले नाम इस्तेमाल हुए इसके अंदर, अच्छा इसने ये किया है, उसने ये किया है। ये इतनी बड़ी रिपोर्ट को आप पढ़कर और उसको इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट में और इस तरह से नंबर और टेक्सचुअल फॉर्मेट में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में दे सकते हैं मुझे निकालकर फौरन से? अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आपने 1 सेकंड में देनी है, 2 सेकंड में देनी है, आप नहीं दे सकेंगे मुझे। इंसानी जहन ये इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह एल्गोरिदम्स चल रहे हैं। इनके पीछे तो पता नहीं कितने जीपीयू लगे हैं भाई, तो ये इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहे हैं ना आपको। सही है। अगर मैं, हाँ ये जरूर है, ये आप कह सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, सर इसके पीछे तो पता नहीं कितने उन्होंने प्रोसेसर्स लगाए हुए तो ये प्रोसेस करके दे रहे हैं। बिल्कुल ये है बात, ठीक है। तो इंसानी जहन तो एक प्रोसेसर है ना, एक प्रोसेसर इतने सारे काम नहीं कर सकता। अच्छा अब हम खैर करने की तरफ आते हैं, करने की तरफ हम ये आते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हमारा टास्क क्या है कि हमने एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना है, चैट जीपीटी या एलएलएम क्या करता है, जो कि टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन भी करता है, इसको हम कहते हैं एनईआर, नेम एंटिटी रिकग्निशन भी करता है, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन, ठीक है। तो नेम एंटिटी रिकग्निशन भी करता है, यानी कि नेम को आइडेंटिफाई कर लेगा, आपके टेक्स्ट में से इंपॉर्टेंट नेम्स को आइडेंटिफाई करेगा, इंपॉर्टेंट एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स को आइडेंटिफाई करेगा, 10 पेज के या 50 पेज के। तो आपके लिए तो चीजों को एनालाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा, कितना क्विकली आप प्रोसेस करके और चीजों को समझ कर आप बता सकेंगे या एक्सप्लेन कर सकेंगे अपनी मैनेजमेंट को, या जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, अकाउंटेंट हैं, भाई कोई दुनिया का डोमेन बता दो मुझे जिसपे ये आपको एनालाइज करके नहीं दे सकता। अभी हम इस प्रॉम्प्ट को लिखते हैं, तो प्रॉम्प्ट हम क्या लिखेंगे एनआरई के लिए, एनईआर के लिए प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन के लिए। अगर मुझे टेक्स्ट में से जो भी गिवन टेक्स्ट है उसमें से उसके ऊपर अगर एनआरई को आइडेंटिफाई करना है, नेम्ड एंटिटी एंड रिकग्निशन को करना है, रिकग्नाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल नेम्स क्या है भाई, इसमें इंपॉर्टेंट नेम्स क्या डिफाइन हुए हैं, एंटिटीज क्या हो सकती हैं, डेट्स एंड लोकेशंस हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट क्या है भाई इसके अंदर, वो बताओ। तो ये क्या करेगा, मैंने इस टेक्स्ट को उठाया, ये टेक्स्ट मैंने कहां से लिया, ये पूरा टेक्स्ट मैंने कहां से लिया, ये मैंने लिया विकीपीडिया से, उसके ऊपर मैंने ये अपना प्रॉम्प्ट लिखा है। ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा कि प्लीज एक्सट्रैक्ट ऑल नेम्स, डेट्स एंड लोकेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्स्ट। अब ये इस टेक्स्ट में से क्या करेगा, ये चीजें एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाएगा, यानी कि क्लासिफिकेशन करेगा, यानी कि कैटेगराइजेशन करेगा। कैसे करेगा ये भी आपके सामने आ जाएगा। अच्छा ये, या तो, अच्छा 1 सेकंड, ये पूरा, चलो मैं इनपुट कर देता हूं, आ गया वैसे ही पूरा। क्या कर रहे हैं देखें, क्या किया इसने, सारे पूरे टेक्स्ट को रीड किया, उसमें से अभी पहले पहले इसने सारे नेम्स निकाल लिए, फिर इसमें से उसने डेट्स निकाली, जो जो मैंने उससे कहा है क्या ये इंपॉर्टेंट डेट्स निकालनी, फिर उसने उसमें से लोकेशंस निकाली। तो अगर मैं इसको ये कह दूं कि भाई इसका आप इस डेटा के ऊपर जो है ना वो टेबल भी जनरेट करके दे दो, तो वो इसका टेबल ही बना के मुझे दे देगा। तो मैं क्या लिखूंगा, शाहरुख में क्या लिखूंगा, जनरेट अ प्लीज, टेबल, देखें, जनरेट अ टेबल टेबल टू ऑर्गेनाइज। टू ऑर्गेनाइज दिस डेटा। जी, टू ऑर्गेनाइज दिस।
स्क्रॉल करें, मैं मार्कडाउन फॉर्मेट में क्यों दे रहे असल में ये मेरे पास पता नहीं क्यों मार्कडाउन फॉर्मेट में आ रहा है। हैं? अच्छा, और अभी भी जनरेट कर ही रहा है। कर रहा है ना थोड़ा टाइम में। बट ये देखें सिंटेक्स सेम ही रहेगा जैसे हमने पहले वहां ऐसे पे रहेगा, किए। लेकिन ये इसने टेबल में ही बनाया है, इसने टेबल ही है ये। जिस तरह से बना रहा है ना, लोकेशंस बना रहा है और ये टेबल ही रहा है, लेकिन ये उसको जाहिर है उसके साथ कनेक्ट करना होगा ना इसने। वो जी कनेक्शन जी में शायद बिल्कुल शायद इसको ये प्रॉब्लम हो रही है मार्कडाउन वगैरह बिल्कुल जनरेट करने में। बिल्कुल। चले, मेरा लेकिन ख्याल है सर। एनीवे, जी, टेबुलर हम काफी एक्सटेंसिवली कर चुके हैं। अब आपका भी सीओटी भी रहता है, तो मेरा ख्याल है इसको आप जो सम अप करें। बताने का मकसद है वो जी वही शुरू करा रहा था। असल में मैं ये आ रहा था इसमें कि भाई आप क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को क्लासिफाई करके ऑर्गेनाइज कर, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स हैं, उनको किसी भी टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग एलएलएम्स और चैट जीपीटी। ठीक है, उसके लिए आपको सिंपल प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं, जितनी भी प्रॉम्प्टिंग हम जिसे कहते हैं ना कि सीओटी की हम जो बात कर रहे थे कि भाई सीओटी क्या है, कि मैथमेटिकल बताया था कि लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो जो भी चैट जीपीटी का मॉडल होगा, एलएलएम होगा, वो क्या करेगा, वो उसकी स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक रीजन, मैथमेटिकल रीजन और कोई भी लॉजिकल रीजन की उसने वो रिजल्ट निकाला कैसे। अब चलते हैं शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग की तरफ कि भाई शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है। तो हमने टेबुलर प्रॉम्प्टिंग देख ली, हमने सीओटी देख ली। तो सीओटी के ही चेन ऑफ थॉट के ही आगे जो वेरिएंट्स हैं या जो एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं, उसमें शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग भी आती है। शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि भाई वो ये कहता है कि आप एलएलएम को अगर कोई काम कराना चाहते हो तो उसकी एक एग्जांपल दे दो और उसका आंसर बता दोगे, ये काम, ये क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है। तो फिर उसी टाइप का जब तुम अगला टास्क उसको दोगे या अगला क्वेश्चन दोगे, तो वो आराम से आंसर को आइडेंटिफाई करके आपके बता देगा। आपको उसके लिए भी उसको आंसर बताने की जरूरत नहीं। दैट इज कॉल्ड वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। फिर एक होती है मल्टीपल शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग या फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। उसमें क्या होता है कि जो भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, एलएलएम को कहना चाहते हो ये टास्क परफॉर्म करके दे, आप उसकी कुछ एग्जांपल्स बताते हो। किसको बताते हो? एलएलएम्स को बताते हो कि भाई ये क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। अब फोर्थ टाइम जो है आप सिर्फ क्वेश्चन देंगे, आंसर वो खुद ही बताएगा क्योंकि वो ट्रेन हो चुका है। तो ये जो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग है या ये जो प्रॉम्प्टिंग है, ये क्या करती है कि ये करती है, यानी हमने ये बताया था कि भाई आप अपने मॉडल को अपने टास्क के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। उसके लिए करना क्या होगा, दो टेक्निक्स अप्लाई करनी होंगी। या तो आप पूरे मॉडल को ट्रेन करो, दोबारा से नया डेटा सेट लो, उसके ऊपर पूरा एलएलएम का मॉडल ट्रेन करो, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है और बहुत महंगा काम है और अब मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ जाएंगे। तो ये काम तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम बार बार तो हम ट्रेनिंग नहीं कराएंगे ना मॉडल की। अब हम क्या काम कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने हमें एक टूल दिया प्रॉम्प्टिंग का, कहा कि भाई प्रॉम्प्टिंग के थ्रू भी जो है ना आप अपने मॉडल के बिहेवियर को चेंज करवा सकते हो। जैसे, तो यही काम हम प्रॉम्प्टिंग में कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास पहले आती है, इसको हम कहते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये है कि कुछ इस वक्त आप सर्च करते हो चैट जीपीटी के ऊपर, कोई भी क्वेश्चंस करते हो चैट जीपीटी से, दैट इज कॉल्ड जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। यानी कि आपको एग्जांपल नहीं देते चैट जीपीटी को कि मुझे इस तरह से करके दिखाओ, मुझे उस तरह से करके दिखाओ, बस डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर लेते हो जैसे कि आप गूगल पे कोई क्यूरी करते हो। तो दैट इज कॉल्ड जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि गूगल सर्च इंजन पे जो हमारा सारा काम होता है वो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग पे हो रहा होता है। यानी हम उसको कुछ पहले से उसको कुछ नहीं बताते कि हमें ये करना, ये करना, ये करना, नहीं। हम सिर्फ उसको बताते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए बस। और वो उसके पास जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, जो भी उसकी प्री ट्रेंड नॉलेज होती है, वो उसी को यूटिलाइज करके जो है ना वो हमें रिस्पॉन्स करता है। तो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में ये होता है आपके पास कि आंसर्स की एक्यूरेसी जो है ना, वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम हो सकती है। क्योंकि हो सकता है आप पहली दफा प्रॉम्प्ट दें और वो आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट ना दे। तो एक्यूरेसी और जो जिसे कहते हैं ना कि एक प्रिसीशन, उस पे फर्क आ सकता है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में। ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल करके देखते हैं।
एग्जाम्पल क्या है भाई, कि फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है कि भाई हमें एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जैसे हम ये प्रॉम्प्ट में टाइप करते हैं हमने, तो ये क्या करेगा, जस्ट कुछ नहीं करेगा, हमने इसको कोई एग्जाम्पल नहीं दी, हमने कुछ उसको नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन किया इससे। यही क्वेश्चन मैं अगर उससे करूंगा, किससे करूंगा, अगर यही क्वेश्चन मैं गूगल सर्च इंजन से करूंगा, तो वो भी मुझे मोर और लेस यही जवाब देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गूगल सर्च इंजन है वो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग पे ही काम कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें मैं ये इससे पूछूं कि भाई आपने ये कैसे कैलकुलेट किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इसको मैं ये इसके सीओटी को इन्वोक कर सकता हूँ। सीओटी को इन्वोक करने के लिए क्या कहूंगा, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। अब मैंने इस पे सीओटी भी लगा दी, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग की और सीओटी भी लगा दी, रीजन भी ले लिया मैंने इससे, तो इसने इसका एक लॉजिकल रीजन भी बता दिया मुझे। इसने सारी पहाड़ियों से जो पहले की थी सबसे कंपेयर करके और बता दिया कि भाई ये सबसे हाईएस्ट है, जो भी है वॉट एवर। ठीक है। तो इसकी ये नॉलेज को भी आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि भाई तुमने कैसे कैलकुलेट किया कि माउंट एवरेस्ट जो है ना वो सबसे हाईएस्ट। तो उसने उसका आपको एक लॉजिकल रीजन या लॉजिकल जवाब जो इसके पास है, जो इसकी नॉलेज है, उसको अप्लाई करते हुए इसने ये बता दिया कि मैंने माउंट एवरेस्ट को इसलिए डिक्लेयर किया है कि ये हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है। तो मैंने जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग को अप्लाई किया पहले। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये है कि कोई एग्जाम्पल नहीं दी, प्रयोग डायरेक्ट क्वेश्चन किया और उसने जवाब मुझे दे दिया। ठीक है। अब हम आते हैं वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में। समटाइम तो इसमें क्या होता है कि इसमें जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर आपकी एक्यूरेसी मुतासिर हो सकती है। हो सकता है आपका एलएलएम ऐसा हो, आपका मॉडल ऐसा हो जो कि जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग पे आपको एक्यूरेट रिजल्ट ना दे। तो फिर उसको मोर एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग करते हैं या फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग करते हैं। ठीक है। तो वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि हम मॉडल को एक एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल देने के बाद उसको कहते हैं कि आप रिजल्ट बताओ। तो वो रिजल्ट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको बिल्कुल एक्यूरेट देता है, उसी टास्क, उसी से सिमिलर टास्क जो होगा उसका आपको सही आंसर देगा। यानी कैसे कि भाई आप आए इधर और आपने इसको ये बताया कि भाई मैं वन शॉट प्रॉम्प्टिंग कर रहा हूं। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है? This is a prompt engineering technique in which a single input-output pair trains an AI model to produce the desired result. For example, when you instruct the model to translate hello to French and it accurately provides the translation bonjour, the model learns from one example and can effectively translate various words or phrases into the French. वो एक दफा अगर आपने उसको सेट कर दिया कि आपने ट्रांसलेशन करनी है हेलो की फ्रेंच में, तो अब आप सक्सेसिव जो भी वर्ड्स दोगे इंग्लिश के, तो वो उसको ट्रांसलेट किस में करेगा, वो फ्रेंच में करेगा। इसको कहते हैं वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, क्योंकि आपके कॉन्टेक्स्ट को सेट कर दिया, उसको एक एग्जांपल देके बता दिया कि तुमने किस तरह सोचना है, किस तरह काम करना है, और इस तरह से मेरे को एग्जांपल, और लेकिन उसमें सिर्फ एग्जांपल आपने एक देनी है। तो दैट इज वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है, अभी आपको करके दिखाते हैं। जैसे इसका मतलब वन शॉट के अंदर क्वेश्चन भी दूंगा, आंसर दूंगा, एक पेयर दूंगा, मैं आंसर नहीं दूंगा, वो खुद आंसर निकाल लेगा पहले वाले पेयर के रिस्पॉन्स को देख के। ठीक है। कैसे निकालेगा? जैसे हमने ये दिया क्वेश्चन और आंसर दिया हमने, मैंने इसमें इसको क्वेश्चन भी दे दिया और इसको आंसर भी दे दिया। अब ये देखें इसने क्या किया, इसने इसको लर्न कर लिया। यानी कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, यानी कि मैंने एक इसको एग्जाम्पल दी और उसका आंसर भी बता दिया कि इसका आंसर ये है। ये वन शॉट किया मैंने, इसको एक शॉट लगाया। एक शॉट में इसने ये लर्न कर लिया कि मुझे अब अगर इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आएगा किसी भी कंट्री का कैपिटल, तो मैं फौरन बता दूंगा, तो मैं बता दूंगा कि भाई ये, क्योंकि इसने लर्न कर लिया है फॉर्मेट। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इससे फिर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। सिमिलर टास्क है, जो ऊपर टास्क गए उसी का सिमिलर टास्क है, देखें ये वही जवाब दे रहा है मुझे। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। आप अपने मॉडल को शॉर्ट्स लगाते हैं और उन शॉर्ट्स में आप उसको बताते हैं कि टास्क क्या है, और एक एग्जाम्पल देते हैं उसमें, टास्क की एग्जाम्पलीफाई करते हैं। टास्क पहले टास्क बताते हैं कि भाई टास्क ये है और इस तरह से आपने इसको, मुझे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके देना है। तो फिर उसके बाद वो आपको उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके इंफॉर्मेशन देना शुरू हो जाता है। ठीक है। दैट इज वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। अब हम आते हैं फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो इसका मतलब ये कि जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग से ज्यादा बेहतर होती है वन शॉट या फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। ये बेहतर होती है, ये रिकमेंडेड होती है। इससे क्या होता है कि मॉडल
वही रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जो आपको चाहिए होता है, उसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, मॉडल वही रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जो उसको चाहिए, जो आपको चाहिए होता है। ठीक है, मुझे इसी फॉर्मेट में रिजल्ट चाहिए था, तो मैंने इसी फॉर्मेट में पहले उसको ट्रेन कर दिया। जब ट्रेन कर दिया, उसने लर्न कर लिया इसी फॉर्मेट में दे रहा, तो अब मैं जब भी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं इस तरह का, इस फॉर्मेट में, मुझे वो वही जवाब दे रहा है उसी तरह से। लर्निंग हो गई ना उसकी, एक शॉट में लर्निंग हो गई। अब मैं फ्यू शॉट में लर्निंग कराऊंगा, कैसे देखें। फ्यू शॉट लर्निंग में क्या करूंगा मैं, कि उसको मल्टीपल शॉट्स दूंगा। यानी कि मैंने क्या करना है, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी दैट अलाउज एआई मॉडल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स बाय प्रेजेंटिंग ओनली अ फ्यू एग्जांपल्स और टेम्पलेट्स। पहले मैंने वहां पर एक पेयर ऑफ एग्जांपल और क्वेश्चन दिया था, यानी एक क्वेश्चन का और एक आंसर का पेयर दिया था, उसने लर्न कर लिया। अगर फर्ज करें टास्क इतना कॉम्प्लेक्स है या चीजें इतनी ज्यादा हैं कि आपको मल्टीपल क्वेश्चन और उनके आंसर्स देने हैं, और उसके बाद आपने चीज को लर्न करवाना है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फ्यू शॉट्स देने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन और कुछ आंसर्स के, आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन और आंसर्स के आपको पेयर देने पड़ेंगे। और उसके बाद जब आप, यानी कि अगर आपने यहाँ पर तीन पेयर दिए हैं, पहला पेयर दिया, दूसरा पेयर दिया, तीसरा पेयर दिया, तो तीन शॉट्स लगाए आपने, तो फोर्थ जो होगा, जब आप फोर्थ टाइम आपको सिमिलर टास्क देंगे, तो वो ये लर्न कर चुका है कि प्रीवियस तीन शॉट्स में क्या किया है मैंने, तो फोर्थ काम वो फिर खुद ही वो टास्क को परफॉर्म करके आपको दे देगा ऑटोमेटिकली। लर्न कर लिया उसने प्रीवियसली तीन एग्जांपल्स में, तो जो फोर्थ एग्जांपल होगी वो खुद प्रोसेस कर लेगा वो, और खुद वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस लर्निंग, अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीवियस लर्निंग। दैट इज कॉल्ड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। और अभी करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई, भाई फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक सवालात आए। पहला सवाल क्या था कि ग्रेट प्रोडक्ट 10/10 पॉजिटिव, दूसरा आपने दिया उसको डिड नॉट वर्क वेरी वेल नेगेटिव, फिर आपने दिया सुपर हेल्पफुल वर्थ इट पॉजिटिव, अब आपने दिया इट डजंट वर्क, आपने कुछ भी नहीं दिया, नथिंग। अब आपको ये क्या देगा, ये जवाब क्या देना चाहिए इसको, मतलब वैसे लग रहा है कि इसको नेगेटिव देना चाहिए, लेकिन हम अपने मॉडल को ट्रेन करके देते हैं इस तरह से। मैं इसको ये तीनों शॉट्स एक साथ लगाऊंगा। इस सेंटिमेंट का आंसर है, इसमें ये जो फीडबैक गया है कस्टमर की तरफ से, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बता देगा। तो हम इसको ये तीनों शॉट लगाएं पहले। अभी ये लर्निंग कर रहा है, इसने ये लर्निंग कर ली। इट सीम्स लाइक यू आर कैटेगराइजिंग कस्टमर्स फीडबैक, हियर इज हाउ दोस रिव्यूज ब्रेक डाउन। इसने इस तरह से ब्रेक डाउन करके रिव्यूज को, और इसने ये एनालाइज कर लिया कि आप कस्टमर फीडबैक रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इसने सेंटिमेंट्स जो थे इन सेंटेंसेस के अंदर, जो मैंने फ्यू शॉर्ट्स में इसको बताया, उसने ये लर्न कर लिया। अब मैं इसको एक और शॉर्ट दूंगा, यानी कि इस तरह का ही सिमिलर कमेंट दूंगा, तो ये क्या करेगा देखिएगा। देखें, द फ्रेज इट डजंट वर्क वुड बी क्लासिफाइड एज नेगेटिव फीडबैक, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, इसने ये बता दिया मुझे, जब मैंने इसको क्वेश्चन मार्क दिया तो उसने बता दिया कि भाई ये इसका आंसर नेगेटिव है। ठीक है, कैसे बताया कि इसने ये प्रीवियसली जो मैंने इसको शॉर्ट्स दिए थे, इन शॉर्ट्स से इसने ये चीजें लर्न कर ली, और उसके बाद इसने जो फीडबैक दिया कि भाई ये नेगेटिव है। ठीक है, और वो उसके सेंटिमेंट से पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग है उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, या वन शॉट प्रॉम्प्टिंग की एग्जांपल क्या हो सकती है, कि सेंटिमेंट एनालिसिस में काम किया जा सकता है। कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट में से आप एक ऐसा टेक्स्ट दे रहे हैं, फर्ज करें कि वो 2 पेजेस का या 4 पेजेस का टेक्स्ट है पूरा, और आप उसमें से पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक निकालना चाह रहे हैं, वो एक पूरा कस्टमर फीडबैक का 2 पेज का रिस्पॉन्स है, कंप्लीट रिस्पॉन्स है, जो मिक्स टेक्सचर में गुम हुआ है। अब आप उसमें से वो रिस्पॉन्स में को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव को, तो आप उसकी फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग करके उसको एग्जाम्पल देकर और उस टेक्स्ट को उस तरह से क्लासिफाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक से ये फायदा होता है कि जो चीजें पहले से नहीं पता होती, मॉडल क्या करता है, उनको एक एग्जाम्पल से लर्न करके और उनको क्या कर लेता है,
आपको उस टास्क के मुताबिक चीजों को अरेंज करके दे देता है। तो दैट इज कॉल्ड वर्ड शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखें, जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में तो ये है ना, मैंने आपको बताया जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग के अंदर तो आपको कुछ जिसे कहते हैं ना कि कुछ बोलना ही नहीं है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन करना और वो आपको जवाब दे देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये क्वेश्चन कर लिया जैसे कि हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प स्मॉल बिजनेस, ये तो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग एग्जांपल होगा। सीधा आपने इसको कॉपी किया, आपने ये जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग ही होता है, तो आपको डायरेक्ट ये आंसर दे देगा। ठीक है, ये जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अब वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या है कि भाईजान आपने पहले उसको बताना है कि करना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में कि भाईजान आप करने क्या जा रहे हैं कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं 5 स्लाइड्स की। क्रिएट अ 5 स्लाइड सेल्स रिव्यू आउटलाइन। ये आपने बता दिया, उसको एग्जाम्पल दे दिया आपने। ठीक है, बता दिया कि भाई क्या करना है। ठीक है, अब उसमें से आप क्या कर रहे हैं, एक ही प्रॉम्प्ट देकर यानी एक ही एग्जाम्पल देकर आप क्या क्या काम करवा रहे हैं, अपने सारे टास्क अचीव करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, इंक्लूड इंट्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड्स, टीम परफॉर्मेंस, चैलेंजेस एंड फ्यूचर एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको देता, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको देता कि क्रिएट अ 5 स्लाइड रिव्यू आउटलाइन, लेट्स से। ये तो इसने मुझे जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का आंसर बताया कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका इसने इतना डिटेल आंसर दिया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अभी ये जीरो शॉट है, जीरो शॉट है ना, इसमें मैंने उसको 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 रिस्ट्रिक्ट नहीं किया मॉडल को। शॉर्ट्स के अंदर क्या करना है, इस शॉर्ट में करना क्या है, आपने एग्जाम्पल तो दे दी लेकिन इसमें आपने इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया, इसके कॉन्टेक्स्ट को मोर एक्यूरेट नहीं बनाया। अभी आपने क्या किया, ये दे दिया इसको। अभी अपनी मर्जी से जो भी ऐड करना चाहे, जो भी सब्ट्रैक्ट करना चाहे, सर जो भी आपकी स्लाइड्स आवाज बनाना ड्रॉप चाहे, जो होने भी कुछ लगी। करना चाहिए रखेगा और बनाएगा और आपको एक करके दे। मुझे नहीं पता क्या क्या रखा, सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट। तो इसने क्या किया कि उसमें मैंने उसको कोई कैटेगराइजेशन नहीं बताई, उसको कोई मैंने एग्जाम्पल नहीं दी कि क्या क्या इसमें इंक्लूड करना है। उसने क्या किया कि मुझे ओपन एंडेड जो भी इसकी समझ में था, जो भी उसकी नॉलेज में था, जो भी उसकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, उसने मुझे वो करके टास्क दे दिया और ये स्लाइड उसने बना के मुझे दे दी। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये स्लाइड्स के अंदर उसने क्या डेटा लिया है, ये उसने अपनी तरफ से जो भी जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के तहत वो निकाल सकता था डेटा अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में से, वो उसने निकाल के दे दिया। अब मैं उसको लगा रहा हूं वन शॉट। कैसे शॉट लगा रहा हूं, शॉर्ट का मतलब ये होता है कि उसको बांध देते हैं आप, उसके कॉन्टेक्स्ट को नैरो डाउन कर देते हैं, उसको बोलते हैं यार तुमने बस इसके अंदर ही सोचना है, इससे बाहर नहीं सोचना है। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा, उसके आगे आपने देखा होगा उसके दो वो लगाए जाते हैं यार, उसको क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा सा नाम होता है, किसी को सर पता है वो तो बताए। हैं यार, उसको लगाम। कुछ नजर नहीं आता, वो एक ही डायरेक्शन में देख रहा होता है, जैसे अच्छा, होता है वो ना वो आंखों पे उसके लगे होते हैं आंखों मेरे। पे लगाते हैं यार उसको, फिर वो इधर उधर अपनी ना आंखों को ज्यादा वो इधर डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, वो बिल्कुल सीधा उसी तरह से चलता चला जाता है। पता नहीं क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो, बट बड़ा अच्छा सा नाम है उसका एक, अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है। तो ये इसी तरह से आप मॉडल के गिर्द क्या करते हैं, एक बाइंडिंग कर देते हैं, बोलते हैं भाई इस कॉन्टेक्ट से बाहर नहीं निकलना आपने। ठीक है, तो वो शॉर्ट कैसे कैसे लगाएंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो शॉर्ट कैसे लगाएंगे आप। भाई करेंगे क्या, अब हमने एक ये एग्जांपल ली कि भाई आप 5 स्लाइड्स की एक रिव्यू एनालिसिस की आउटलाइन बना दें, सेल्स आउटलाइन बना दें। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यही एग्जांपल लूंगा लेकिन उसमें मैं इसको क्या करवा रहा हूं, कैटेगराइज करवा रहा हूं, इसको इसके इसके स्कोप को बाइंड कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू एनालिसिस होना चाहिए, मार्केट ट्रेंड्स होने चाहिए, टीम परफॉर्मेंस होनी चाहिए, चैलेंजेस होने चाहिए एंड फ्यूचर एक्शंस होने चाहिए। ये इंक्लूड होना चाहिए उस सेल्स रिव्यू आउटलाइन रिपोर्ट के अंदर। अब ये देखिए ये क्या करेगा, मार्केट ट्रेंड्स ये वही चीजें निकाल रहा है, टीम परफॉर्मेंस वही चीजें निकाल रहा है, उन्हीं पे स्लाइड्स बना रहा है, चैलेंजेस एंड फ्यूचर एक्शंस वही चीजें ले रहा है। ठीक है, ये कब हुआ पॉसिबल, जब मैंने उसको वन शॉट लगाया। जैसे ही मैंने उसको एक शॉट लगाया उसको समझ आ गया कि हाँ यार ये
चीज जो है ना, ये इस तरह से मैंने जनरेट करनी है। ठीक है, तो ये होता है कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको ये बता देते हो कि भाई इस तरीके से आपने ये चीजें जनरेट करनी है। यानी कि आपने क्या किया कि आपने उसको पहले जीरो शॉट दिया, जीरो शॉट करने के बाद आपने उसको बताया कि भाई क्या क्या करना है उसमें। तो एक ही प्रॉम्प्ट में, एक ही प्रॉम्प्ट से, एक ही शॉट से मॉडल को समझ में आ गया। आपको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मॉडल को। मॉडल आपको जो चाहिए चीज वो निकाल के दे देगा, और उसी फॉर्मेट में निकाल के दे देगा जो फॉर्मेट आप उसको बताएंगे। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, जो कि आप प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखें, जो चीजें आपने उसको बताई हैं कि जिन फॉर्मेट में जनरेट करना, और क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करना। इंक्लूड इंट्रोडक्शन, तो देखिए उसने इंट्रोडक्शन को इंक्लूड किया। इंक्लूड रेवेन्यू एनालिसिस, उसने रेवेन्यू एनालिसिस को इंक्लूड किया। इंक्लूड मार्केट ट्रेंड्स, तो उसने मार्केट ट्रेंड्स को इंक्लूड कर लिया। अब आपने बोला इंक्लूड टीम परफॉर्मेंस, ये जो देखें ना, आपने आपने टाइटल में दिया है, सॉरी ये इंक्लूड टीम परफॉर्मेंस, उसी ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में, उसी फॉर्मेट में। देखें, टीम परफॉर्मेंस, मार्केट ट्रेंड्स, ये निकाले। फिर आपने बोला कि चैलेंजेस एंड फ्यूचर एक्शंस, ये भी बताना है। तो फिर उसने क्या किया भाई, चैलेंजेस एंड फ्यूचर एक्शंस को भी वो ले आया। यानी कि जो फॉर्मेट आपने उसको बताया, उस फॉर्मेट में ही उसने रिजल्ट को कंपाइल करके उसी शॉर्ट में, उसी चीज में आपको दे दिया, एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर। यानी कि आपने क्या किया, उस प्रॉम्प्ट में उसको कुछ एग्जांपल्स बताई, उसको एक ही एग्जांपल बताई ना कि भाई इस तरह से देना है, आपने रिजल्ट निकालना है, आपने क्रिएट करनी है, आपने सेल्स इनपुट, लेकिन करनी इस फॉर्मेट में और इस तरह से करनी है। ये चीजें उसमें शामिल होंगी। तो ये जो एग्जाम्पलीफाई करते हैं ना आप एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड वन शॉट। ये शॉर्टिंग कर रहे होते हैं, आप शॉर्ट लगा रहे होते हैं, उसको उसको समझा रहे होते हैं अपने मॉडल को कि भाई तुमने इस तरह से जनरेट करनी है आउटपुट। ठीक है, यानी कि आप ये देखें कि पहले वाली इसको कंपेयर करें, जब आपने इसको जीरो शॉट लगाया था तो उसने क्या इस तरह की चीज बनाई थी, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये देखें, ये जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के साथ उसने ओपन एंडेड बनाई हुई है, जो अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसी को यूज करके कि भाई सेल्स परफॉर्मेंस समरी ये होगी, की विंस एंड चैलेंजेस ये होंगे, सेल्स पाइपलाइंस एंड फोरकास्ट ये होंगी, ये रिकमेंडेशन एंड नेक्स्ट स्टेप्स ये होंगे, ये चीजें थी। अब जब आपने शॉर्ट लगाया उसको और बताया कि भाई इंक्लूड क्या क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद कॉमा रेवेन्यू रेवेन्यू एनालिसिस, फिर कॉमा टारगेट मार्केट ट्रेंड्स, फिर क्या, फिर कॉमा टीम परफॉर्मेंस, फिर क्या चैलेंजेस, फिर क्या फ्यूचर एक्शंस। तो ये मेरे को चार चीजें आपने बतानी है किस तरह से, इंक्लूड के शॉर्ट्स। तो उसने आपको उसी तरह से फॉर्मेट, आपके जो डिजायर्ड टास्क था, डिजायर्ड आउटपुट थी, वो आपको दे दी। ठीक है, तो ये है बेसिकली शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, और इसके थ्रू आप अपने स्कोप को, अपने मॉडल को ये बताते हैं उसमें एग्जाम्पल देकर कि भाई ये काम करना है और इस तरह से करना है, तो वो उसी तरह से वो काम करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमें समरी ये करनी चाहिए कि आज तक हमने जो जो कुछ कराया है, बेसिकली यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर पहुंच के हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के तकरीबन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो हो गई है खत्म, डन। तो अब तो डन हो गई है। सही है, तो अब ये कर सकते हैं ये लोग काम, कि ये अपनी प्रोफाइल को एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर अपवर्क पे और फाइवर पे बना सकते हैं, और ये एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर काम कर सकते हैं। ये इंटरमीडिएट लेवल के प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एडवांस लेवल, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल के प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन चुके हैं। इनको पता चल गया है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। इनको हमने 150 प्लस प्रॉम्प्ट्स भी दिए हैं, जी सिंपल प्रॉम्प्टिंग्स भी बताई हैं, ट्रिमिंग भी बताई है, प्रिमिंग भी बताई है, फिर सीओटी भी बताई है। जो कि स्टार्ट में मिस मुसर्रत ने पूछा था कि सर ये टीचर्स को कैसे हेल्प करेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ टीचर्स को ये ऐसे हेल्प करेगा। एक सेकंड रुकिएगा, आप मुझे कोई टॉपिक बताएं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं आपसे, जैसे हमने अभी ये डिस्कस किया कि ये चैट जीपीटी का एक बहुत अच्छा फीचर क्या है कि आप इसको वाया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वाया प्रॉम्प्ट्स देके इसमें टेक्स्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, उससे मुख्तलिफ किस्म की आउटपुट को जनरेट करवा सकते हैं। ये एक इसका बहुत बड़ा फीचर है कि टेक्स्ट की समराइजेशन करता है, टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन करता है, कैटेगराइजेशन करता है, फॉर्मेटिंग करता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं आपके सामने, आप मुझे कोई टॉपिक बताएं, कोई भी टॉपिक बताएं आप। जी शारून भाई, कोई टॉपिक बताएं जो गूगल पे सर्च करें, उसका टेक्स्ट उठाएं, और मैं आपको एक चीज मैं आपको बताता हूं कि इसमें से टीचर्स कैसे फायदा उठा सकते हैं। फर्ज करें कि आप एक किसी क्लास के टीचर्स हैं और आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए पेपर्स को बनाना है, फौरी बनाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पेपर को बनाना है, ऐसे राइटिंग के पेपर्स को बनाना है, आंसर्स भी पता होने चाहिए उसके की के। तो ये कैसे बनाएंगे आप, चैट जीपीटी से कैसे हेल्प लेंगे ये। तो अब हम देखें, अभी जो मिस मुसर्रत ने क्वेश्चन किया था, मैं उसी का आंसर दे रहा हूं। उन्होंने स्टार्ट में मुझसे ये पूछा था कि सर एज अ टीचर हम इसको चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं। देखें, ये एक आर्टिकल है जो कि
मैंने इंटरनेट से लिया है। ये है बेसिकली आर्टिकल मेडिटेशन के ऊपर। ठीक है, ये एक आर्टिकल जो मैंने पूरा आर्टिकल ये पूरा देखे छपा हुआ, ये कोई मेरा नहीं लिखा हुआ, ये सारा मैंने इंटरनेट से उठाया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इससे पहले मैं एक चीज लिख रहा हूं। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब मैं, एक सेकंड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम बिलो टेक्स्ट। ठीक है। अब मैं टेक्स्ट में क्या कर रहा हूं? टेक्स्ट में मैं ये टेक्स्ट पूरा कॉपी कर रहा हूं जो कि मैंने मेडिटेशन के टॉपिक पे उठाया इंटरनेट से। मुझे क्या करना है, अपने स्टूडेंट्स को 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने इस टेक्स्ट में से। एक तो तरीकेकार ये कि मैं पूरा पढ़ूं और उसको वन बाय वन बनाऊं एज अ टीचर, और बैठ के उस पर टाइम लगाऊंगा, जाहिर है बनाऊंगा। मैं अपने टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकता हूं? यूजिंग चैट जीपीटी। चैट जीपीटी मुझे कैसे हेल्प करेगा? मैंने ये टेक्स्ट लिखा और इसको बताया। क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो इसलिए पोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा है। 1 मिनट रुक जाइए। क्या करना शुरू हो गया इसने? उस टेक्स्ट को जो कि हमने इसको डायरेक्शन दी, जो हमने इसको चीज बताई, इसने क्या किया? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दिए। ठीक है। इसने क्या किया? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर दिया। तो ये काम आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। ठीक है, ये काम आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। आप इसको कोई भी टॉपिक दें और उस टॉपिक के ऊपर आप इससे कहें कि भाई आप मुझे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के दो, तो ये आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बना के देगा। अगर आप इसको कहें कि प्रोवाइड आंसर की, अब आपने आंसर की, आपको तो नहीं पता, आप तो टीचर है ना, मतलब आपको तो पता होगी, लेकिन आप इसकी एक आंसर की भी अपने पास इससे एक्सट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। ये आपको करेक्ट आंसर भी बताएगा इसके। इवन दो कि आपने ही इसको आर्टिकल दिया है, उसी को इसने क्लासिफाई और फॉर्मेट करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म दी है। अब यही आपको आंसर भी बताएगा। कैसे बताएगा? प्रोवाइड आंसर की ऑफ द अबव टेक्स्ट। देख रहे हैं? जो भी मैंने क्वेश्चंस उसको दिए थे उसके उसने मुझे करेक्ट आंसर भी बताने शुरू कर दिए, और सिर्फ उसने मुझे ये आंसर कीज दे दी। तो बीइंग अ टीचर मैं ये आंसर की अपने पास नोट कर लूंगा। ये वो कुछ काम है कि जो आप इससे करवा सकते हैं। बीइंग अ टीचर ये काम आप करवा सकते हैं। आर्टिकल्स को सर्च करवा सकते हैं, किसी टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। बीइंग अ टीचर आप इससे सीओटी का काम ले सकते हैं, मैथमेटिकल रीजंस का काम ले सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आप फिजिक्स के टीचर हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवा सकते हैं। और सारे काम, ब्लॉग राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, स्टोरी बिल्डिंग है, क्रिएटिव राइटिंग किस तरह से करनी है, उसकी क्या टेक्निक्स होती है, मतलब बीइंग अ टीचर आप बहुत कुछ करवा सकते हैं इससे। जो भी काम आप करवा सकते हैं, जो भी जिस तरह से भी आपको ये कर सकता है, ये आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन जनरेट करने में, टेक्स्ट जनरेट करने में, ये सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा। टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन में, टेबुलेटेड फॉर्म में डाटा को जनरेट करने में, हर चीज में आपको ये हेल्प करेगा। तो ये इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, इसके कुछ टूल्स हैं जो कि आप सिंपल प्रॉम्प्ट्स के थ्रू उससे ये करवा सकते हैं। मैं कोई, लेट से कि अगर मैं कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहा हूं, तो मुझे जो जिस चीज का मैं ई कॉमर्स बेस्ड काम कर रहा हूं, लेट से क्लोथिंग का काम कर रहा हूं या और भी परफ्यूम्स का काम कर रहा हूं, तो मुझे वो जो परफ्यूम्स के सेलर्स होंगे, वो जो परफ्यूम्स के मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, वो कैसे बनता है, वो कैसे उनको वो स्टॉक प्रोवाइड करेंगे, ये सारी डिटेल मुझे जो पीछे एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं एक्सपर्ट, वही बताएंगे। आपका काम एज अ आईटी एक्सपर्ट उनको इस चीज में हेल्प आउट करना है कि
आईटी की दुनिया में जो सॉल्यूशंस मौजूद है वो उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका काम है। आप आईटी की सर्विस उनको बना के देंगे, नॉलेज नहीं कर सकते आप, नॉलेज वही आपको देंगे। उस नॉलेज को आप चैट जीपीटी से निकाल के उनसे वेरीफाई करा के ऑथेंटिकेट करा के और उसमें अपनी फीड कर देंगे मॉडल में या अपनी एप्लीकेशन में। ये काम आपका होगा। आप बीइंग अ एआई इंजीनियर, आप बीइंग अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आप डोमेन्स की नॉलेज निकालने में, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में, उसको एनालाइज करने में हेल्प आउट कर रहे होंगे। ठीक है, आप उस डोमेन के एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, इस चीज पे जरा डिस्टिंक्शन अपनी रखिएगा। आप अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या लॉयर से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अकाउंटेंट बन गए या आप डॉक्टर बन गए या आप लॉयर बन गए। नहीं, आप उनको वो सर्विस देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये टेक्निक्स, अब आपको ये चीजें पता चल गई। आपको पता चल गई कि भाई एपीआईज क्या होती हैं, आपको पता चल गया चैट जीपीटी क्या होता है, आपको पता चल गया एलएलएम्स क्या होते हैं, आपको पता चल गया एआई क्या होती है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, वो सॉल्यूशंस उनसे लेकर उनके प्रॉब्लम्स क्या है और उस पर वो सॉल्यूशंस अप्लाई कर रहे हैं एआई के, तो उनको जल्दी जल्दी काम होकर मिल रहा है। ये वो सर्विस है जो आपसे डिमांड करेगी पब्लिक। इससे उनका क्या मसला होगा भाई, उनका काम आसान होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, कोई ई कॉमर्स का एजेंट हो या जो लोग बैंकर्स हो, ठीक है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ठीक हम फिर है इसको एंड करते हैं मैडम। जी। जी, ठीक थैंक है, यू उम्मीद एवरीवन। है